क्या कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि निबंध और जीएस और इंटरव्यू हिंदी माध्यम में दे और ऑप्शन इंग्लिश मीडियम में दे? हाँ, ऐसा कर सकते हैं। जो नया सिस्टम है पिछले 2-3 साल से वो ये है कि आप ऑप्शनल का मीडियम अलग रखें, जीएस और एसए का अलग रखने, ऐसा कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि जीएस के चारों पेपर्स एक ही मीडियम में होंगे और एसए भी उसी मीडियम में होगा। ऑप्शनल अलग कर लीजिए और इंटरव्यू में तो आप एकदम अलग कर सकते हो, उसमें दिक्कत है नहीं। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एक कान से पूर्णतः नहीं सुन पाता है तो क्या वह डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में आएगा? हाँ, मेरे ख्याल से आएगा। असल में 40% की लिमिट मानी जाती है यूपीएससी के मेडिकल में। जनरली अगर सुनने की क्षमता में 40% की कमी है तो डिसेबिलिटी होगी। अब वो सुनने की क्षमता में 40% कमी एक कान के न होने से है या नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ, मेडिकल साइंस लोग बता पाएंगे। लेकिन यूपीएससी वाले बहुत अच्छे से चेकअप करके ध्यान रखना है, क्योंकि जब हमारा सिलेक्शन हुआ तो मेडिकल हुआ था तो कान में लोग घपला करते बहुत ज्यादा, एक कलर ब्लाइंडनेस पे घपला करते हैं। जैसे आईपीएस भर दिया ऊपर और आईपीएस चाहिए नहीं तो क्या करते थे, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जैसे लाल हरा होता है ना, लाल रंग की टेबल है पूरी, उसके बीच में हरे से लिखा होता था कि पढ़ो इसको। तो जो कलर ब्लाइंड है पढ़ ही नहीं सकता, कितना भी जोर लगा लो उसको पढ़ ही नहीं सकता। अब कुछ घाट क्या होते थे कि आईपीएस भर दिया पर चाहिए नहीं, तो वहां जाते थे, पढ़ते नहीं थे, सर नहीं दिख रहा, सर नहीं दिख रहा, तो बाहर हो जाते थे, अब आईपीएस नहीं बनेंगे। तो उसके बाद की चॉइस आईआरएस वो मिल जाती थी। दूसरा ये कान वाला है, इसमें लोग बड़े समझदार बनते हैं, तो क्या करते हैं, कान में मशीन लगा के हल्की हल्की आवाज करते हैं, सुन रहे हो? अब जिसको पता फंसा होता है हाँ सुन रहा हूँ, तो कई बार बीच में बिना आवाज के पूछते सुन रहे हो? कई लोग उसमें बोलते हैं हाँ सुन रहे हैं, और फिर वो पकड़ लेते हैं। आजकल तो बड़े एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, आजकल तो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे आ गए हैं, तो घपला नहीं चलता इन सब चीजों में। चलिए भाई, अब ये बताएं कि कल टॉपिक नंबर 7 में कौन सा हिस्सा हमने कर लिया था? वर्क कल्चर हुआ था, जो एक डायग्राम जैसा बनाया था शुरू में, जिसमें हमने टॉपिक नंबर 7 के बचे हुए टॉपिक्स को स्ट्रीमलाइन किया था या क्लासिफाई किया था। वो ध्यान है आप लोगों को? उसमें जो बाकी हिस्से थे, उन बाकी हिस्सों में से एक हिस्सा है करप्शन, फिर एक है यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, एक था कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि एथिकल गाइडेंस, एक था इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ट्रांसपेरेंसी। उसमें क्या क्या था? उसमें था आरटीआई और सिटीजन चार्टर। ठीक है, तो क्या करना है कि रोज इनमें से एक को उठाना है, एक को निपटाते जाना है, तो 3, 4, 4.5 दिनों में ये पूरा पूरा खत्म होगा। आज हम जो टॉपिक लेंगे वो द टॉपिक है, मतलब सबसे बड़ा टॉपिक है, उसका नाम है करप्शन, भ्रष्टाचार। करप्शन। आप में से कितने लोगों ने आज तक किसी करप्शन वाले काम में पार्टिसिपेट किया है? अभी लिया तो नहीं होगा, तो दिया ही होगा। जिन्होंने दिया है हाथ खड़ा करें कि कभी ना कभी किसी ना किसी को रिश्वत दी है, हाथ खड़ा करें। लगभग 70% लोगों ने हाथ खड़ा किया है, बहुत बढ़िया। और कितने लोगों ने आज तक किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक पैसा भी रिश्वत नहीं दी? हाथ खड़ा करें। नहीं दी जिन्होंने एक पैसा भी रिश्वत नहीं दी आज तक, ऐसे लोगों की संख्या 10-15 के आसपास है। रिश्वत में पैसा ही शामिल नहीं है। अगर आपने कोई उपहार दिया हो या यदि आपने कोई आश्वासन दिया हो कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा या वो कर दूंगा, या आपने लिंक्स से उसको प्रभावित किया हो, वो सब करप्शन के रूप माने जाते हैं। अब फिर से बताओ, कितने लोगों ने आज तक किसी सरकारी कर्मचारी से सामान्य काम करवाने के लिए कोई धन, उपहार, सुविधा या कोई वायदा, ऐसा कुछ भी नहीं किया जो उसके सामान्य वेतनमान से भिन्न हो? एक आध बच्चा बचा जिसने अब तक किसी को रिश्वत किसी भी रूप में नहीं दी है। अब वो लोग हाथ खड़ा कर ले जो सिविल सेवक बनने के बाद किसी भी रूप में जीवन भर एक पैसा भी या सुविधा या उपहार या कोई अन्य फायदा लेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे लोगों की संख्या 5 है, 5 लोग। और ऐसे लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि एक बार बस आ जाए सरकार में, तो उसके बाद तो नदियां बहा देंगे। बेशर्मों को शर्म भी नहीं आ रही। देखो 15-20 ने हाथ खड़ा कर लिया एकदम बुलंद तरीके से कि हाँ बस एक बार पहुंचा दो, वहां कितना ही एथिक्स पढ़ा लो, बस पहुंचाओ वहां पर एक बार, फिर दिखाते हैं आपको। चलिए तो सबसे पहले समझेंगे करप्शन क्या है जी। हाँ, टिप इज अ काइंड ऑफ करप्शन। हाँ, मतलब कहीं कहीं करप्शन अलाउड होता है, कहीं कहीं अलाउड नहीं होता है। देखो, करप्शन अलाउड है तो फिर वो करप्शन लीगल ऑफेंस नहीं है, फिर वो कल्चरल करप्शन हो सकता है। जैसे दीपावली के अगले दिन जब आपके घर पे कोई डाकी आता होगा, सफाई वाला आता होगा, तो बोलता होगा मैडम जी दिवाली दे दो, वो भी करप्शन का एक बहुत ही प्यारा सांस्कृतिक रूप है। क्यों भाई, जब तुमने वेतन लिया ही है पूरे महीने का, तो दिवाली तुम्हारी आई, हमारा दिवाला आया, तुम्हें दिवाली दे दो। क्यों दिवाली दे दो भाई? तो इसके पीछे मूल बात है कि हमारी कल्चर में भी टिप्स की व्यवस्था इस तरह की है। अभी हम पढ़ेंगे सारे कारण, उसमें ये एग्जांपल भी आएगा कि करप्शन क्यों प्रिवेल करता है हमारे समाज में, उसमें ये सब कारण भी आएंगे। ठीक है, शुरू करें। इंटरेस्ट पैदा हो गया आप लोगों को टॉपिक में या पहले से था? करने में नहीं, पढ़ने में, पढ़ने में। चलिए, तो करप्शन क्या है? सबसे पहले देखिए करप्शन क्या है, करप्शन का अर्थ क्या है। इस टॉपिक में जब मौका मिले सेकंड ARC लिखते रहना बीच बीच में, उससे आधा नंबर हर बार बढ़ेगा। एक उत्तर में अधिकतम 3 बार तक बढ़ेगा, उससे ज्यादा लिखेंगे तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो हर उत्तर में 2-3 बार जिक्र आ जाए तो आधा 1-1.5 नंबर बढ़ता जाएगा आपका। उससे ज्यादा लाएंगे तो जैसे बप्पी लाहिड़ी का ना, क्या नाम है, यही नाम है ना,
तो जैसे सोने की चेन बढ़ने से सौंदर्य कम होने लगता है एक समय के बाद, वैसे ही उसके बाद कम होने लगेगा। तो 3 तक बढ़ेगा, चौथे में स्टेबल रहेगा, 5 में से पौना नंबर कटेगा हर एक में। तो 2-3 वर्कआउट कीजिए सेकंड ईआरसी को, ठीक। तो सबसे पहली बात है करप्शन क्या है, इसको क्या माने, इसकी परिभाषा क्या है। देखो कुछ चीजें होती हैं अनिर्वचनीय, अवर्णनीय होती हैं। जैसे शंकर ने कहा कि ब्रह्म अनिर्वचनीय है, उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। ऐसी करप्शन की भी व्याख्या हो नहीं सकती, आप उसको बांध नहीं सकते शब्दों में, कितनी कोशिश कर लें ठीक से बंधेगा नहीं। तो फिर आप शुरू में 2-3 रेफरेंस दे दें कि देखो ये भी नहीं बांध पाए थे, ये भी नहीं बांध पाए थे, ये भी नहीं बांध पाए थे, तो मैं कैसे बांधूं। जैसे बच्चे का रिजल्ट जब खराब आता है ना, उससे पेरेंट्स उससे बेटे कितने नंबर आए हैं पहले बताते, बाकी सबके नंबर कि पापा जो बच्चा पिछली बार फर्स्ट आया था ना वो फेल हो गया है। यार तू अपना बता रहा, नहीं पापा जो सेकंड आई थी वो भी फेल हुई है इस बार। फिर चौथे नंबर पे बोलते हैं कि मैं भी फेल हो गया, जब वो सारे फेल हो गए तो मैं कैसे पास होऊंगा, मैं तो आपकी औलाद हूं। कैसे पास होऊंगा। उससे क्या होता है कि मामला ठीक रहता है, सेफ रहता है। तो सबसे पहली बात, एक एक्ट का नाम ध्यान रखना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कब बना था, 1988। तो सबसे पहले बताइए कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी कि भ्रष्टाचार क्या बोलेंगे, निरोधक अधिनियम 1988, इसके तहत करप्शन की कोई परिभाषा नहीं दी गई है ना। एग्जांपल्स दिए गए हैं कि ये करप्शन है, ये करप्शन है, ये करप्शन है, लेकिन परिभाषा नहीं है। इसके बाद एक है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। तो यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशन है, आप कन्वेंशन को हिंदी में अभिसमय कहते हैं या सम्मेलन कहते हैं, चलो अभिसमय हो चाहे तभी समय हो, आप देख लीजिएगा। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, आप कहना कि इसमें भी परिभाषा नहीं दी गई है। उसके बाद वो वाक्य बोल रहे कि फिर मैं कैसे दूंगा, जब इन्होंने नहीं दी तो मैं कैसे दे सकता हूं, ठीक है। फिर दुनिया में सबसे ईमानदार देश जो माना जाता है, सबसे कम कर देश मानते हैं, उसका नाम है फिनलैंड। ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, ये बड़ी शानदार देश हैं। अमेरिका के पास पैसा है लेकिन बीमारियां भी उतनी ही है उसके पास। जो कायदे के देश है ना वो है फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये सब। कभी कोई आपसे पूछे कि अगले बार जन्म लेना है, ईश्वर ने आपसे पूछा कि कहाँ पैदा होना चाहते हो, ये तो एक बार कहने के लिए होता है भारत में, लेकिन आप वहां ऐसा नहीं बोलोगे, क्योंकि वहां राष्ट्रवाद काम नहीं आता ना, वो तो यहाँ काम आ रहा है राष्ट्रवाद को। वहां तो पहले बताना पड़ेगा गैलेक्सी कौन सी, उस गैलेक्सी में ग्रह कौन सा, फिर देश की बात आने वाली है, ठीक है। मान लो कहेगी सेम गैलेक्सी है, सेम ग्रह है, अब बताओ देश बताना है। तो आप इंटरव्यू में देख लेना कि अगर राष्ट्रवादी मामले तो बोलना भारत, पुनर्जन्म हो यदि मेरा तो हो गंगा के तट पर, ऐसा बोल के आना। जैसे अमिताभ बच्चन बोलते थे समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, एक विज्ञापन आता था खूब, अगर मेंबर्स पूछे कि यार वो सब छोड़ो ना, सच बताओ, या बोले कि भारत का ऑप्शन नहीं है, अब बताओ, भारत का ऑप्शन छोड़ दो, क्योंकि भगवान का नियम है कि रिपीट नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऑप्शन चुनना है, तो फिर आप कहना कि सर नॉर्वे ठीक रहेगा या फिनलैंड ठीक रहेगा, हाँ भूटान भी ठीक है इस मामले में। और यदि आपने कहा सर सोचना पड़ेगा, तो अगर हमने सोच लिया सोमालिया, और वहां भेज देंगे ना। ज्यादा 3-5 मत करना, तुरंत बताना कि, क्योंकि जिस देश में एचडीआई सबसे अच्छा है, सीधी सी बात है, अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में नहीं है, वो पहले था, तो यही है, यही है, यही है, कहाँ है, स्कैंडिनेविया में है। हर चीज में इनका जो पैरामीटर्स हैं सबसे बेहतर लेवल पे हैं। तो फिनलैंड है जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सीपीआई। सीपीआई की कितनी फुल फॉर्म जानते हैं, एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और यहाँ क्या है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन बनाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बनाती है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जो बनाती है एक इंडेक्स, जिसका मतलब है कि दुनिया में विभिन्न देशों में कितना कितना करप्शन है, इसका परसेप्शन क्या है। परसेप्शन का मतलब इसका प्रमाण तो हो नहीं सकता करप्शन कितना है, करप्शन छिप के होता है, लेकिन आप उस समाज में अधिकारियों से बात करके, लोगों से बात करके अनुमान करते हैं कि पब्लिक परसेप्शन करप्शन के बारे में क्या है, इससे बनता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को देने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी करप्शन की डेफिनेशन नहीं दी है। अब ये बच्चा अपना रिजल्ट बताने वाला है, अब तक 3 के बता चुका है, तो फिर आप कहेंगे इसलिए करप्शन की निश्चित परिभाषा देना कठिन काम है। तो आप कहो कि परिभाषित करना कठिन है, किंतु इसका अर्थ समझा जा सकता है। और यदि इसका अर्थ समझना हो या आपको खुद परिभाषा गढ़नी हो, तब ये कह सकते हैं कि यदि हम सामान्य परिभाषा की बात करें तो यह कहा जा सकता है कि, ऐसे करके यह कहा जा सकता है कि, एक वाक्य लिखिए, फिर बताइए इसमें क्या क्या कमी हो सकती है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं करप्शन केवल सरकारी क्षेत्र के लोग करते हैं, हालांकि सच ये कि प्राइवेट सेक्टर में भी करप्शन धूमधाम से होता है, पर अभी हम क्योंकि सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सरकार को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं। लिखिए, किसी लोक सेवक द्वारा अनधिकृत, अनधिकृत लिख लेंगे, इसका मतलब यहां दरअसल है अनएंटाइटल्ड, जिसके लिए वो इंटाइटल्ड नहीं था, ऐसा, ठीक है। अनधिकृत धन, कौमा, उपहार या अन्य लाभ के लिए, या अन्य लाभ के लिए अपने पद की शक्तियों का, अपने पद की शक्तियों का दुरुपयोग
या अनुपयोग, दुरुपयोग या अनुपयोग भ्रष्टाचार कहलाता है। अब इस परिभाषा पर गौर कीजिए, एक एक शब्द को चीर फाड़ करके देखिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहली बात, हमने इसमें एज्यूम कर लिया कि करप्शन लोक सेवक ही करते हैं, जबकि होता हर जगह है, पर अभी हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं लोक सेवाओं का, ठीक है। तो किसी लोक सेवक द्वारा, अंत में दो शब्द हैं, दुरुपयोग या अनुपयोग। यदि वो अपने पद की शक्तियों का दुरुपयोग करता है या अनुपयोग करता है। कई बार करप्शन होता है काम न करने के लिए, कि आपको सिर्फ इतना करना है, काम नहीं करना है बस। जैसे इसका एग्जांपल देखना हो, जहां प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में कंपटीशन होता है, आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, जो एमटीएनएल है ना, पहले बताओ बीएसएनएल की फुल फॉर्म क्या है? हाँ, भाई साहब नहीं लगेगा। और एमटीएनएल बनाओ, एमटीएनएल की माता जी, एमटी से माता जी बनती हैं। की हुई बात, कहाँ गया शाहरुख खान? शाहरुख खान की आवाज में पहचानता हूँ। हाँ, शाहरुख खान बोला मेरा तुम्हारा नहीं लगेगा। क्या बात है, देखो ताली बजाओ भाई इस बात पे, इतना क्रिएटिव आदमी हमारे बीच में बैठा हुआ है, मेरा तुम्हारा नहीं लगेगा, बहुत बढ़िया है ना। तो एमटीएनएल में एक इंजीनियर से कुछ साल पहले मेरी बात हुई, तो मैंने उससे वैसे पूछा, जब प्राइवेट सेक्टर में एयरटेल वगैरह सवाल है, तो बात चल रही थी कि कंपटीशन इतना है, आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, एमटीएनएल कैसे सर्वाइव करेगी। तो इसकी बात का भाव ये था कि करेगी नहीं करेगी, हमें क्या मतलब है इस बात से। तो मैंने कहा आप इस बात से खुश हैं कि एयरटेल आ गया? बोले हाँ, उसका फोन यूज कर रहे हैं। मैंने कहा तुम एमटीएनएल में काम करते हो, तुम्हें तो कम से कम करना चाहिए उससे फोन यूज। बोले नहीं, हम तो एयरटेल करते हैं। तो फिर मैंने कहा तुम्हें एयरटेल के आने से, या वो जो कुत्ते वाला फोन वोडाफोन था ना, उसके आने से या बाकी सबके आने से कैसा फील होता है? बोले इतना अच्छा फील होता है। मैंने क्या, कैसे अच्छा फील होता है? बोला कुछ नहीं, सिंपल रूल है, अलिखित कानून है, जितनी सैलरी हमें एमटीएनएल से मिलती है उतनी ही उनसे भी मिलती है। मैंने वो क्या देते हैं? सिर्फ इसलिए कि अपनी सर्विस को खराब रखो, कंप्लेंट आए 3-4 दिन के बाद ठीक करो, दिन में 1-2 टावर्स खराब करते रहो। और जब किसी का फोन खराब होगा, अर्जेंट बात करनी है, फोन खराब हो गया, आदमी परेशान है, तो क्या बोलता है? छोड़ो यार, एयरटेल ले लेते हैं, वो ठीक काम करता है। और इस प्रकार से सरकारी कंपनियों के ग्राहकों को सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों ने तकनीकी समस्याएं पैदा कर करके तैयार किया कि वो प्राइवेट कंपनी को चुन लें। इन लोगों ने अपनी शक्तियों का कभी कभी दुरुपयोग किया, खराब कर दिया, और कभी कभी अनुपयोग ठीक नहीं किया टाइम पर। और इस प्रकार काम नहीं करना भी तो करप्शन का रूप हो सकता है। पुलिस को पता है कि अपराध होने वाला है, पर पुलिस पहुंची नहीं वहां पर, अपनी शक्तियों का अनुपयोग किया, ये भी तो करप्शन हुआ, और उसके बदले पैसे ले लिए। न्यूयॉर्क, लंदन और भारत की पुलिस का कंपटीशन हुआ। न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा कि अपराध होने के 3 घंटे के अंदर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसने किया है, कहां किया है। लंदन पुलिस बोली 1.5 घंटे में कर लेते हैं। भारत की पुलिस बोली 3 दिन पहले। 1.5 घंटा, 3 घंटा, 3 दिन पहले पता लग जाता है। अलग समझते हो में। ऐसे एक जोक है कि एक बार एक शेर गुम हो गया, टाइगर को बाघ गुम हो गया जंगल में। तो कहा गया कि भाई ढूंढो, दुनिया भर में सवाल उठ रहा है कि भारत के लोग बाघ भी नहीं बचा पा रहे। तो फिर एक राज्य विशेष की पुलिस को भेजा गया। राज्य का नाम नहीं बोलूंगा, अपना सोच लीजिए, ठीक है। तो वहां की पुलिस गई, 3 दिन जंगल में रही। तो लोग बड़ी मेहनत करते हैं, ढूंढे टाइगर को। फिर बाकी सब पुलिस फौज उनको ढूंढने गई पुलिस को। अंत में देखा एक जगह पर एक लाठी पे कुत्ते को टांग रखा है, उसे डंडा मारे जोर जोर से, और बोल रहे हैं कि बोल कि मैं बाघ हूं। समझ गए, ये होता है। चलिए, इस परिभाषा में 2 बातें होंगी। पहली बात लोक सेवक, दूसरी बात अनुपयोग या दुरुपयोग। तीसरी बात, कुछ ऐसा 3 फैक्टर्स है। पहला है लोक सेवक होना चाहिए, दूसरा फैक्टर है कि दुरुपयोग या अनुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग करप्शन नहीं होता है, अगर सदुपयोग किया तो अच्छी बात है। तीसरा है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए कि आपने जिस चीज के लिए आप एंटाइटल्ड हैं, एंटाइटल्ड का मतलब आप सरकारी नौकरी में तो वेतन मिलता है, वेतन के लिए आप एंटाइटल्ड हैं। अगर आपने अपनी एंटाइटलमेंट्स के अलावा किसी भी चीज के लिए, चाहे वो आर्थिक लाभ हो, धन हो, चाहे वो कोई उपहार हो जैसे डिनर, जैसे मिठाई, और या यदि वह कोई अन्य लाभ है, अन्य लाभ तो बहुत ब्रॉड है, इससे कुछ भी आ सकता है। बेशक इतना यह कि एक व्यक्ति आपको पसंद है, एक बार उसने आके बोला कि ये काम हो जाएगा सरकारी, आप यार सरकार तुम्हारी है, बताओ ना क्यों बने हैं सरकार में हम, इसीलिए तो आए थे कि इस दिन का वेट कर रहे थे, काम करेंगे। अब आपने उससे कुछ मांगा नहीं, पर आपने उसके हित में सिर्फ उसके चेहरे पर खुशी देखने के लिए कुछ इलीगल काम कर दिया, तो भी करप्शन है, बेशक उसमें एक पैसे का भी लेन देन ना हुआ हो। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आप मान सकते हैं, जिससे काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लिखिए दूसरी बात कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कुछ एक्ट्स का जिक्र किया गया है। अब ये बताओ, आप समझ पा रहे? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कुछ एक्ट्स का जिक्र किया गया है, इसमें 2 बार एक्ट शब्द आ गया। पर आप समझ रहे हैं ना कि पहला है अधिनियम, दूसरा है कृत्य, जिन्हें करप्शन में शामिल करते हैं। तो जल्दी से नोट करो कि पीसीए 1988 के तहत कौन कौन से कृत्य। अगर आप और प्रामाणिक चाहें तो लिखिए कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 से 15 तक, उसमें सेक्शन 7 से सेक्शन 15 तक का हिस्सा है, उसमें बताया है कि किस किस एक्ट को या कृत्य को करप्शन माना जाएगा। तो उसमें 4-5 जो है उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, लिखिए जल्दी से लिखिए। पहला है लोक सेवक द्वारा धन या उपहार के बदले, लोक सेवक द्वारा धन या उपहार स्वीकार करना जो उसके वेतन के अतिरिक्त है, बस इतना कर लीजिए, जो उसके वेतन के अतिरिक्त है।
लोक सेवक द्वारा धन या उपहार स्वीकार करना जो उसके वेतन के अतिरिक्त है। नंबर 2, धन या उपहार के बदले किसी लोक सेवक को प्रभावित करना। ध्यान रखना, वो लोग भी नपेंगे जो बीच वाले होते हैं, किसी से पैसा लिया इस गारंटी पे कि ऑफिसर को मैं मैनेज कर लूंगा, वो भी नप जाते हैं। तीसरा, लगातार रिश्वत लेना आपराधिक कृत्य है। लगातार रिश्वत लेना आपराधिक कृत्य यानी क्रिमिनल मिसकंडक्ट माना जाता है। चौथा, गबन करना। गबन समझते हैं क्या होता है? गबन है सरकारी धन को अपना धन समझ लेना, पार कर लेना, गबन करना। पांचवा है अपने वेतन की तुलना में अधिक संपत्तियों को रखना। अपने वेतन की तुलना में अधिक संपत्तियों को रखना। और अगला अंतिम, उपरोक्त में से किसी कृत्य के लिए बढ़ावा देना या उकसाना। उपरोक्त में से किसी कृत्य के लिए उकसाना, एबेटमेंट बोलते हैं, एबेटमेंट, उकसाना या बढ़ावा देना। ब्रैकेट में लिखो, इस धारा के तहत प्राइवेट व्यक्ति भी, इस धारा के तहत प्राइवेट व्यक्तियों पर भी मुकदमा चल सकता है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि करप्शन की जो परिभाषा इस समय चल रही है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आप कहना ना, एकदम नहीं। तो करप्शन की परिभाषा में क्या संशोधन होने चाहिए कानूनी स्तर पर, परिभाषा में क्या संशोधन किए जा सकते हैं? और तब आप कहना कि सेकंड एआरसी, इंटरव्यू में बहुत सारी बातें होती हैं एआरसी पर, तो उस समय उसकी रिपोर्ट को ठीक से थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। हमारी दृष्टि की किताब है सेकंड एआरसी के रिकमेंडेशंस का ब्रीफ, उसका है हिंदी में सारा का सारा, है ना। कभी मौका मिले, फिल्म से पहले से जरूरत नहीं है, मेंस के समय एक रेफरेंस के रूप में देख लीजिएगा और 20-30 रिकमेंडेशंस को ध्यान रखिएगा। जीएस के हर पेपर में जहां जहां मौका मिले सेकंड एआरसी ऐसे करके कोट कीजिएगा उसको, उसकी बड़ी वैल्यू है। तो ध्यान रखना है कि एआरसी अब तक 2 हुए हैं, एक था, अच्छा दूसरा सेकंड था, तो पहला कौन सा होगा? यही तो खास बात आप लोगों को, देखो बताया भी नहीं और पहले से बताया आप लोगों को। तो पहले वाला था फर्स्ट एआरसी और दूसरे वाला सेकंड एआरसी, क्या संयोग है देखिए। तो फर्स्ट एआरसी 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था, किनके अंडर? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई मुंबई के मुख्यमंत्री भी रहे। आप सोचे कि मुंबई का मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है, मुंबई तो शहर है। तो पहले मुंबई एक प्रांत था, राज्य था। बंबई प्रांत के 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा हो गया गुजरात, एक हो गया महाराष्ट्र। सोचिए, अब बंबई महाराष्ट्र में है, पहले महाराष्ट्र बंबई में था, गुजरात भी बंबई में था, इतना बड़ा प्रांत था। फिर उसके 2 टुकड़े हो गए, अब गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग हो गए। तो उस संयुक्त बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोरारजी देसाई। फिर बाद में तो ये बन गए थे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ। तो हनुमंथैया नाम ध्यान रखिएगा, था और उसके पहले के हनुमंथैया इसके दूसरे अध्यक्ष बने। मोटा मोटा ध्यान रखिए कि इस रिपोर्ट में कुल मिलाकर 20 रिपोर्ट्स आई थी, मतलब इसने कुल 20 रिपोर्ट्स दी थी, जिनमें से कई चीजों को मान लिया गया है, कईयों पर डिस्प्यूट चलते रहे। इतना पता रहे तो काम चल जाएगा। और उसके बाद जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तब सेकंड एआरसी की स्थापना हुई। किसके अंडर हुई? वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली जो थे बाद में उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। ये 2005 में स्थापना हुई थी। फिर उसके एक मेंबर थे वी रामचंद्रन, तो बाद में वी रामचंद्रन इसके अध्यक्ष हो गए थे, लेकिन इसकी ख्याति जो है वीरप्पा मोइली के नाम से ही है। तो सेकंड एआरसी 2005 में गठित हुआ। इसकी रिपोर्ट समय समय पर आती रही। अब इसकी सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और इसने जो कुल रिपोर्ट सबमिट की हैं उनकी संख्या है 15। इन 15 रिपोर्ट्स में से आपको जो 3 रिपोर्ट्स पढ़नी तो नहीं है, पर बार बार ये जताना है कि पढ़ी हुई है आपने, वो है रिपोर्ट नंबर 1, रिपोर्ट नंबर 4, रिपोर्ट नंबर 11। बाकी भी जताइए, लेकिन इसी पेपर में 3 को जताने की जरूरत है, वो भी टॉपिक नंबर 7 में। बाकी रिपोर्ट का संबंध बाकी पेपर से है, तो वो जब आप वो पढ़ेंगे तो उसमें जोड़ लीजिएगा उसको। जो रिपोर्ट नंबर 1 है उसका नाम है सूचना का अधिकार, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन पर अगर आपको एक्सपर्ट कुछ व्यू चाहिए तो इस रिपोर्ट को पढ़िए, शानदार रिपोर्ट है। जो 4 है वो तो आपके पाठ्यक्रम का क्या है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, सब कुछ है। इसका नाम है एथिक्स इन गवर्नेंस, शासन में नैतिकता। तो रिपोर्ट नंबर 4 सबसे ज्यादा कोटेबल है आपके उत्तरों में, इसको आप कोट करें। और जो रिपोर्ट नंबर 11 है उसका नाम है प्रमोटिंग ई गवर्नेंस, ई शासन को प्रोत्साहन, या प्रमोटिंग ई गवर्नेंस। ठीक है। अब आपको ये थोड़ा सा जोड़ देना है कि सेकंड एआरसी ने इस परिभाषा में संशोधन के लिए कौन कौन से सुझाव दिए। तो जल्दी से कुछ रिकमेंडेशंस नोट कर लीजिए और वो कोट करके आ जाइएगा। तो सबसे पहले लिखिए कि निम्नलिखित कृत्यों को भी भ्रष्टाचार की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए। निम्नलिखित कृत्यों को भी भ्रष्टाचार की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए। स्पीड से लिखो, थोड़ा स्लो लिखते हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। लिखो नंबर 3, 2 लिखवा दिए, पता नहीं चला आप लोगों को, स्पीड कम है आप लोगों की। लिखो नंबर 1, लिखो लोक निधियों का
लोक निधियों का दुरुपयोग करना या उन्हें नष्ट करना। लोक निधि या सार्वजनिक निधि, इसका मतलब पब्लिक फंड्स, सरकारी पैसा। लोक निधियों का दुरुपयोग या उन्हें क्या करना, नष्ट करना, व्यर्थ करना। दूसरा, संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध कार्य करना। संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध कार्य करना। तीसरा, अपने पद की शपथ के विरुद्ध कोई कार्य करना। अपने पद की शपथ के विरुद्ध कोई कार्य करना। नंबर 4, न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया को बाधित करना। न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया को बाधित करना। और 5वां, बिना किसी निजी लाभ के किसी व्यक्ति को अवैध फायदा पहुंचाना या प्रताड़ित करना। बिना किसी निजी लाभ के किसी व्यक्ति को अवैध फायदा पहुंचाना या प्रताड़ित करना। ये वैसा ही मामला है कि कोई अच्छा लग गया और आपने कहा भाई इसके लिए कुछ नहीं, तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं है, तुम जो करना करो, ऐसे वाला। और कई बार क्या होता है, पुलिस वाले के मन में ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, पीटेंगे इसको, उसने कुछ किया नहीं है बेचारे ने, इससे कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, नहीं पीटेंगे, सुबह से नहीं पीटा किसी को, यही मिला है। और हमने अक्कड़ बक्कड़ बंदे को खेल रहे थे कि जो 21 में आएगा उसको पीटेंगे, तुम 21 में हो, क्या करें। तो अगर ऐसे मामले में कुछ हुआ तब भी हम क्या करेंगे, इसको भी करप्शन मान लेंगे, जबकि उसमें कुछ अवैध फायदा शामिल नहीं है, ना पैसा है, ना उपहार है, ना कुछ और है, यूं ही मार दिया किसी को, तब भी शामिल है। पहली बात स्पष्ट हो गई कि करप्शन क्या है, परिभाषा क्या है, और उस परिभाषा में अब क्या क्या। चलिए, टाइप्स ऑफ करप्शन। करप्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं? देखो, टाइप्स ऑफ करप्शन 3 आधारों पर देखे जाते हैं। एक होता है कि करप्शन कौन से क्षेत्र में हुआ। क्षेत्र का मतलब भौगोलिक नहीं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में करप्शन, बिहार में करप्शन, ऐसे नहीं, कार्य क्षेत्र। दूसरा होता है कि करप्शन में जो भूमिका निभाने वाले लोग हैं, या कह लीजिए करप्शन में स्वभाव या प्रकृति क्या है, भ्रष्टाचार की प्रकृति क्या है। और तीसरा होता है भ्रष्टाचार के पीछे मूल कारण क्या है। भ्रष्टाचार के मूल कारण के आधार पर हम अगर देखना चाहें तो समझ सकते हैं। जहां तक पहली बात है, क्षेत्र की बात है, तो आप इसके बहुत सारे हिस्से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले कर सकते हैं पॉलिटिकल करप्शन, दूसरा कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन। करप्शन केवल यही होता है, जुडिशरी में भी होता है, तो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार हो सकता है, ठीक है। और कहां कहां होता है, क्या ये हो सकता है कि आर्म्ड फोर्सेस, सेना वगैरह में हम मान लें, नहीं, बाकी कोई भी व्यवसाय है वो तो आप एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सेवाएं, पब्लिक सर्विसेज, उनमें तो एक साथ मान सकते हैं, तो इसको तो पब्लिक सर्विस मान लीजिए, पब्लिक सर्विसेज में। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो करप्शन है वो सेनाओं में भी हो सकता है, सैन्य सेवाओं में भी हो सकता है, तो आर्म्ड फोर्सेस, किसमें, निजी में भी आएगा। उसके बाद क्या करप्शन एनजीओज या ट्रस्ट, इन सब में हो सकता है, वहां भी हो सकता है एनजीओज में, तो इससे एक रेंज समझ में आ जाती है। और अंतिम बात है, करप्शन प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है, मतलब रिप्रेजेंट, ये जो एक्ट है उस एक्ट में तो लोक सेवक को केंद्र में रख के बात की गई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी करप्शन तो होता ही है। तो यदि आपको इनमें से किसी के एक आध एग्जांपल देना हो तो क्या, जैसे पॉलिटिकल करप्शन किस किस तरह से हो सकता है। एक तो हो सकता है डिफेक्शन, समझते हैं, दल बदल। आमतौर पर जब दल बदल होता है तो उसके पीछे माना जाता है कि एक बड़ी वजह होती है करप्शन, पैसा कमाना। दूसरा पॉलिटिकल करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग जो होती है वो डिफेक्शन के समय होती है, या जो कॉन्फिडेंस मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उस समय हो सकती है। तो हॉर्स ट्रेडिंग, घोड़ों की खरीद फरोख्त, तो आप कहें इसको हिंदी में क्या कहना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग को खरीद फरोख्त कह लीजिए, है ना, खरीद फरोख्त होती है, एमपीज एमएलए की खरीद फरोख्त है। एक पॉलिटिकल करप्शन का बहुत बड़ा सोर्स माना गया है एमपी लेड्स और एमएलए लेड्स प्रोग्राम। एमपी लेड्स, एमएलए लेड्स, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी और एमएलए की। तो आप दो तीन एग्जांपल दे सके हर चीज की, इतनी बात है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब जितनी भी सर्विसेज में करप्शन। अच्छा, अगर आपको सारी सर्विसेज में ऊपर से 3-4 को चुनना हो जहां करप्शन का, जिन डिपार्टमेंट्स की छवि करप्शन में सबसे बुरी है, तो जैसे एक तो हो सकता है, नहीं इंडियन पुलिस सर्विस की बात नहीं करें, आप केवल डिपार्टमेंट, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो सकता है, तो आपकी राय में से आईआरएस, आईपीएस, अगर इनमें से आपको बताना हो कि किसकी छवि करप्शन के मामले में ज्यादा बुरी है तो किसको, तो चलिए आप कह सकते हैं एक हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट की छवि करप्शन के मामले में गड़बड़ है। दूसरी टैक्सेशन का कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो चाहे जीएसटी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, जो भी डिपार्टमेंट किसी तरह के टैक्स में डील करता है उसमें करप्शन काफी हाई रहता है। तीसरा, अब जिस भी शहर से होंगे वहां जब भी आपने अपना घर बनाने का सोचा होगा पेरेंट्स ने, तो घर का नक्शा पास करवाने से लेकर हर दीवार डालने पर कुछ निश्चित राशि गई होगी, वो किसके पास जाती है, म्यूनिसिपैलिटी। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, या आप कह सकते हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बॉडीज हैं, तो आप कह सकते हैं म्यूनिसिपल पार्टी नहीं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकता है। राशन विभाग इस मामले में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी, उसने बहुत मेहनत से अपनी छवि अच्छी बनाई है,
राशन विभाग है। तो आप 3-4 एग्जांपल दे दे ताकि कभी केस स्टडी भी आए ना। अगर आपसे पूछें कि क्या आपने खुद ऐसा देखा है कि सरकार में करप्शन होता, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं एक बार इस विभाग में गया था, तो वहां मुझे ऐसे कुछ लोग मिले जो उस काम के लिए पैसे मांग रहे थे, और बाद में क्या लिखना, किंतु मैंने पैसे नहीं दिए, मैं लाइन में लगा और मैंने काम करवाया क्योंकि मुझे लगा रिश्वत देना पाप है। और फिर नीचे लिखना, सर 500 का नोट बंधा हुआ है, नंबर अच्छे दे देना। कई लोग ये भी करते हैं उत्तर पुस्तिका में कुछ तो भावनाओं के आधार पे, मेरी माँ को कैंसर है, बाबूजी रहे नहीं है, मेरा जीवन खतरे में है, एक आप ही बचा सकते हो, इसी को आंसर समझ लेना और नंबर दे देना। और कुछ लोग सीधे नोट चिपका के आ जाते हैं उत्तर पुस्तिका में। यूपीएससी में तो नहीं, बीएमए में खूब होता है, आपने भी सुना होगा ऐसा। सीधे नोट चिपका देते हैं कि इसी को दक्षिणा समझना और अपना बच्चा समझ के पास कर देना। चलो जुडिशरी, जुडिशरी में आमतौर पर करप्शन देखो, हायर जुडिशरी में करप्शन ना हो इसका स्कोप ठीक ठाक है, हो इसका भी ठीक ठाक है। एक होती है हायर जुडिशरी, एक होती है लोअर जुडिशरी। हायर जुडिशरी का मोटा मोटा मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इस बात की संभावना है कि जजेस करप्ट ना हो, ठीक ठाक संभावना है, क्योंकि उनका नाम बहुत ज्यादा है, सम्मान बहुत ज्यादा है, तो अपना नाम और सम्मान खतरे में डालने से लोग बचते हैं। कई जजेस ऐसे हैं जिनकी इंटीग्रिटी पे कोई डाउट आज तक कोई नहीं कर पाया, इतने फेयर जजेस हुए हैं। लेकिन ऐसे भी हुए हैं, जैसे एक जज 2003-4 के आसपास भारत के सीजेआई थे, शायद आपने नाम सुना, उनका नाम था योगेश कुमार सबरवाल, वाई के सबरवाल। अच्छे जज थे, बढ़िया जजमेंट दिए थे। पर 2005 के आसपास उन्होंने जजमेंट दिया, बहुत रोचक सा जजमेंट दिया, और जजमेंट ये दिया कि पूरे भारत में जितने भी प्राइवेट हाउसेस के अंदर कोई भी ऑफिस या दुकान चल रही है, अगले 40 दिन के अंदर उन सबको बंद करना होगा, और यदि बंद नहीं करते हैं तो म्युनिसिपल बॉडीज को आदेश दिया कि वो उन सबके खिलाफ एक्शन लें, उनकी सीलिंग करें। ये दिल्ली में जो सीलिंग का प्रेत बीच बीच में आता है ना, उस प्रेत की शुरुआत वहां से हुई थी। 40 दिन का समय दिया, और फिर उसी आदेश के बाद एक मॉनिटरिंग समिति बनी दिल्ली में, जिसमें आज भी वो 3 लोग कमेटी, आज तक वो कमेटी काम कर रही है। ठीक है, अच्छा आदेश मान सकते हैं कि किसी घर के अंदर दुकान क्यों चले, घर तो रेजिडेंशियल एरिया है, वहां लोग शांति से रहना चाहते हैं, अगर वहीं पर दुकानें चलेंगी, वहीं फैक्ट्रियां चलेंगी, तो लोग शांति से रहेंगे कैसे? ठीक बात है। समय 40 दिन का दिया सिर्फ। उनके रिटायरमेंट में कहते हैं कि उस समय 2-3 महीने बचे हुए थे, और उस मामले को निपटा के जाने के मूड में थे, रिटायर भी हो गए। तो दिल्ली सरकार दबाव में आ गई, केंद्र सरकार दबाव में आ गई, क्योंकि दिल्ली में तो लगभग 20-30% आबादी ऐसी है जो अपने घरों में ही अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं, उससे जीवन यापन करते हैं। एक झटके में सबको सड़क पे ले आएंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो खैर, दिल्ली सरकार की सलाह पर, डीडीए की लिखित सलाह पर, डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी लिखित सलाह पर केंद्र सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, जिसके तहत मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली एमपीडी 2021 आया, और उसमें कुछ क्लॉजेस बना के लिखा गया कि कुछ सड़कें मिक्स्ड लैंड यूज होंगी। मिक्स्ड लैंड यूज का मतलब रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल होंगी। कुछ सड़कें कमर्शियल हैं, कुछ मिक्स्ड लैंड यूज हैं, और कुछ रेजिडेंशियल हैं। तो मिक्स्ड लैंड यूज में क्या क्या एक्टिविटीज चल सकती हैं, कमर्शियल में क्या क्या, और रेजिडेंशियल में क्या क्या, ये करके 90% लोग जो काम कर रहे थे उनको अलाउ कर दिया कि वही काम करते रहें जो कर रहे हैं। हाँ, उसके बदले टैक्स ले लिया अच्छा खासा, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को मिला, और एनसीडी उससे बहुत अमीर हो गई। हालांकि वो सारा पैसा भी उन्होंने खत्म कर दिया, अब वो फिर ठंडन गोपाल हो गए इस समय। बाद में जब वो रिटायर हो गए तब आरोप ये लगे कि उनका सुपुत्र कोई था जो बहुत बड़ा बिल्डर था, और उसने बहुत सारे मॉल बना रखे थे, और मॉल चल नहीं रहे थे। मॉल नहीं चलने की बड़ी वजह यह है कि जब दुकान घर के आसपास मिल जाए तो मॉल कौन जाएगा? उस समय अमेजोन और फ्लिपकार्ट का रिवाज था नहीं। तो बाद में आरोप लगा कि इन्होंने जो फैसला किया वो अपने बेटे और उसके सहयोगियों की कंपनी को बेनिफिट देने के लिए किया। और ये बात और गहरी तब हुई, आरोप और गहरा तब हुआ, जब उनके बेटे ने उनके रिटायरमेंट के कुछ वर्षों के बाद एक घर खरीदा दिल्ली में। मतलब मैंने अखबार में पढ़ा, हो सकता है कि ये तथ्य ठीक ना भी हो, आप चेक कर लीजिएगा। और उस घर की कीमत कुछ 100 करोड़ रुपए की थी। ये जो नई दिल्ली है ना, इंडिया गेट के आसपास, वहां जो घर हैं, उन घरों की कीमत सामान्यतः आज के बाजार मूल्य पर 200 से 1000 करोड़ के बीच में है, एक घर की कीमत। वहां घर कई एकड़ में होते हैं, मंत्रियों के जैसे घर होते हैं ना, उस तरह के घर हैं, और वो एकदम प्रधानमंत्री के घर के पास आप रह रहे हैं, इंडिया गेट, वो सब मतलब पूरे भारत का पावर स्ट्रक्चर जो है उस इलाके का नाम है। लुटियंस दिल्ली बोलते हैं। लुटे हुए लोग नहीं, लुटियंस नाम का एक आदमी था जिसने उसको डिजाइन किया था, लुटियंस दिल्ली इसलिए उसको बोलते हैं। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज करप्शन करेगा तो वो करप्शन इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, और कई हजार करोड़, कई 100 करोड़ का एक मामले में झटका कर दिया। छोटे जज ऐसा नहीं करते हैं, तो छोटा काम करते हैं। तो लोअर जुडिशरी में करप्शन होता है छोटी छोटी बातों पर, जैसे बेल देनी है, लाओ पैसा। लोअर जुडिशरी में सबसे बड़ा करप्शन है बेल पर, कि सीआरपीसी के तहत बेल एप्लीकेशन लगी, जज कह रहे कि बेल देना ना देना मेरा डिस्क्रिप्शन है, और मैं हर केस में 3-4 लाइन ऐसे लिख सकता हूं जिससे साबित हो कि बेल देना जरूरी था, और ऐसे भी लिख सकता हूं जिससे साबित हो कि बेल देना जरूरी नहीं था, मेरी चॉइस है। तो अंत में क्या होता है, एक सेटिंग होती है कि भाई बेल का रेट ये है, इस अपराध में बेल का रेट ये है, इस अपराध में बेल का रेट ये है, और यदि विरोधी पक्ष ज्यादा पैसे दे तो बेल नहीं देगा, ये भी रेट फिक्स है। तो जमानत देना या गिरफ्तारी का ऑर्डर देना, तो बेल, अरेस्ट वारंट, इन सब के रेट आमतौर पर फिक्स रहते हैं। और दिक्कत की बात है, किसी के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश आ गया, बेल मिलनी चाहिए, और जज ने रेट फिक्स कर रखा है, वो रेट बहुत ज्यादा है, तो आदमी क्या करे, गरीब आदमी क्या करे। और लोअर जुडिशरी में किस तरह का करप्शन चलता है, सिविल मामलों में चलता है। सिविल मामलों में यह है कि 2 पक्षों के बीच का है, उनमें से एक से मिलकर फैसला उसके पक्ष में दे देना। तो जजमेंट के मामले में किसी के फेवर में
जजमेंट दे देना, जजमेंट ही बिक जाता है पूरा का पूरा, और ऐसा हो तो इसका मतलब गड़बड़ है। तीसरा सबसे प्रसिद्ध मामला स्टे लगाना। स्टे लगवाने के ठीक ठाक रेट्स रहते हैं, और जुडिशरी की करप्शन का एक तरीका ये भी, स्टे समझते हैं ना, इस कार्रवाई को स्थगित कर देना, ये कार्रवाई यहाँ रुक जाएगी, इसको बोलते हैं स्टे लगवाना। तो बस आपको पता होगी क्या क्या होता है, ताकि आप जब करप्शन पे लिखें तो ये लगे कि आपने दुनिया को समझा हुआ है, जानते हैं क्या होता है। आर्म्ड फोर्सेस में करप्शन सबसे खराब टाइप का माना गया है। जो सिविल सर्विसेज है उनमें से एक सर्विस का नाम है IDAS, जानते हैं? आई तो पता है इंडियन है, और एस भी पता है सर्विस है, बीच का बताओ। इंडियन डेंजर डिफेंस, इंडियन डिफेक्ट अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, डिफेंस अकाउंट सर्विस। और एक होती है MES, ये देखते कौन बताएगा, ये भी सर्विस का नाम है, इसका नाम है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस मतलब इंजीनियर्स जो मिलिट्री का काम देखते हैं, जैसे तोप है, तोप का पेज टाइट करना कौन करेगा? इंजीनियर होगा, या कोई डिप्लोमची होगा उसके अंडर, वो करेगा, वो सब लोग करते हैं। तो तोपों का रख रखाव है, बंदूकों का रख रखाव है, वो सब काम में तो मैकेनिकल काम हुए ना, इंजीनियरिंग वाले काम हुए, वो सब काम करने वाले, इन सबके पास अधिकार होते हैं। तो मैं एक व्यक्ति के बारे में बताता हूँ, मुझे पता नहीं था पहले कि ऐसा कुछ होता होगा। एक बड़ा ईमानदार सा बच्चा था, बाद में IPS हुआ, IIT से पढ़ा हुआ था। तो आज से करीब 10-12 साल पहले निबंध की क्लास में आता था। तो एक दिन बात होने लगी क्लास के बाद, तो उसने बताया कि सर मैं MES में काम करता हूँ, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस पे काम करता हूँ। तो मैंने जिज्ञासा से पूछा क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं? तो ना बड़ी गिल्ट फीलिंग से उसने कहा कि सर इतनी गंदी सर्विस है सर, क्या बताऊं, रोज मन करता है कि इस्तीफा दे दूं, पर हिम्मत नहीं होती, क्या करूं, घर की चिंताएं हैं, परिवार को चलाना है। तो मैंने क्या दिक्कत है? बोला सर कुछ नहीं, काम नहीं करना होता है, और हर महीने घर में कुछ अमाउंट, बोला 3 लाख, बोला कि 5 लाख, बोला इतना अमाउंट हर महीने घर में आ जाता है। क्यों आ जाता है? तो जितने सैनिक बॉर्डर्स पे तैनात हैं उन सबका राशन वाशन, उन सबकी जरूरत की वस्तुएं यहां से जाती हैं, उसकी गुणवत्ता और मात्रा हमें कम करनी पड़ती है ताकि ये पैसा हमारे सर्विस के लोगों को मिल सके। यानी सैनिक को जो दाल मिलनी चाहिए वो दाल उसका 1/4 पहुंचेगा, बाकी पानी पिलाएंगे उस दाल के नाम पर। उसको जो कपड़े मिलने चाहिए वो कपड़े सस्ती क्वालिटी के लेंगे, सबसे महंगे दाम पे खरीदते हैं हम, ताकि वो जो वेंडर है उससे रिश्वत हमें मिल जाए। और उसने कहा कि मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूं कि मैं सब फैसले करूं, मैं उस लेवल पे नहीं, पर यह है कि इस सर्विस में जो भी लोग हैं उनके लिए फिक्स है कि उनको वो सब मिलना ही मिलना है। बोला मैं MES में हूं तो हमारा इंजीनियरिंग वाली चीजों से पैसा आता है, और जो अकाउंट्स के लोग हैं उनका बाकी चीजों से पैसा आता है, घुमा फिरा के होता वही है। तो आप जिन सेवाओं में जाएंगे उनमें से कुछ सेवाएं ऐसी भी होंगी जिनमें रिश्वत इसलिए मिलती है ताकि सैनिकों को खराब बंदूकें मिले, ताकि सैनिकों के हेलीकॉप्टर्स खराब हों, उनकी ठीक से मेंटेनेंस ना हो, और कभी होगा तो 5 साल मर जाएंगे, क्या हो गया, हर महीने तो आए ना भाई उसके बदले पैसा। करप्शन सबसे बुरा वो है जिस करप्शन की वजह से आपने जाने अनजाने किसी की जान खतरे में डाल दी है, और ये होता है मिलिट्री सर्विसेज का करप्शन। समझ में आ गया? आप तो बड़े गमगीन टाइप हो गए हैं, जैसे पहली बार सुना करप्शन देश में होता है। करप्शन तो होता ही है देश में, जानते हैं आप लोग, ऐसा क्या है? अच्छा, इस तरह से आपने नहीं जानता कि ये सेना में भी ऐसा होता है करप्शन, ये आपको नहीं पता था। चलिए चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, उस बच्चे की कहानी आ गई है कि वो बड़ा गिल्ट फीलिंग से भरा था। उसने कहा मैं ऐसे एग्जाम दूंगा, मैं करप्शन को ठीक करूंगा, फिर IPS बन गया। उसके करीब 7 साल बाद मैंने अखबार में उसका नाम एक बार पढ़ा, वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, और मेरे ख्याल से उसकी नौकरी छिन गई। हालांकि भारत में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने पर भी नौकरी छीनना आसान नहीं होता है। रंगे हाथ पकड़े जाना समझते हैं ना क्या होता है? ये जो करप्शन एक्ट है ना, इसके तहत एक प्रक्रिया है कि अगर आप किसी को करप्शन में फंसाना चाहते हैं उसकी एक प्रक्रिया है निश्चित, स्टिंग ऑपरेशन जैसा कुछ है। जैसे मतलब मैंने एक बार ये शिकायत की तो मुझे पूरी प्रक्रिया पता, आपको बताता हूँ, आप भी समझे क्या है। जैसे कोई व्यक्ति आपसे करप्शन रिश्वत मांग रहा है, आप क्या करेंगे? एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाएंगे, कहेंगे कि उस व्यक्ति ने रिश्वत मांगी है, फिर वो एक जाल बिछाते हैं। वो क्या करेंगे? आपका नाम लिख लेंगे, उसका नाम लिखेंगे, फिर एक नोट होगा, कितने पैसे देने हैं, एक नोट, जैसे अगर एक ही है तो वही, ज्यादा है तो उनमें से कोई एक, उसका नंबर नोट करेंगे कागज पर, उस पर एक पाउडर लगा देते हैं व्हाइट कलर का, और इतना हल्का सा होता है कि दिखता नहीं है पाउडर, बस वो लगा होता है उसके ऊपर। फिर वो कहते हैं कि आप जाइए उस व्यक्ति को रिश्वत के तौर पे ये नोट देना, और पहले से कागज पे सब लिखा हुआ, आपके साइन पहले हो चुके हैं कि मैं ये नोट दूंगा, इसने मुझसे पैसा मांगे, नोट का नंबर ये है, ये सब लिखा होता है। फिर आप जाएंगे, आप उसको रिश्वत देंगे, वो नोट देंगे, वो लेगा, जैसे वो लेगा एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग आ जाएंगे, उसे अरेस्ट कर लेंगे। और फिर क्योंकि उसे नोट पकड़ा है, उसके हाथ पाउडर लग गया है, उस पाउडर के साथ उसका हाथ जैसे ही एक लिक्विड में डालते हैं, वो पानी में शायद कुछ होता है हल्का सा, जैसे ही डालते हैं और वो पानी लाल हो जाता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रेड हैंडेड पकड़ा गया है। इसका हिंदी में लाल हाथों नहीं किया गया है, इसका हिंदी में किया रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो रंगे हाथों पकड़ा जाना करप्शन के मामले में एक प्रमाण माना जाता है। जब मैंने ट्राई किया, एक बार दिल्ली में एक बार किया, मुझे पता, एक कोर्ट में था, एक सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना सिर्फ किसी जज से, इतनी सी बात की, जज से अटेस्ट करवाना फोटोकॉपी सर्टिफिकेट की। तो जज का जो मुनीम टाइप का आदमी था, बोला ऐसे करके, मैंने कहा ये क्या ड्रामा है। तब हम भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे, क्रांति करने का मन करता रहता था, हमें लगा चलो आज क्रांति कर लेते छोटी सी। मेरे सामने बोर्ड था भ्रष्टाचार निरोधक ये शाखा, यदि कोई आपसे रिश्वत मांगे हमसे संपर्क करें, ये करें वो करें। मैं चला गया संपर्क करने के लिए, मैं उनको बताया, उन्होंने बड़ा सीरियसली बात बोला, आप एकदम चिंता ना करो, छोड़ देने का मत, आप बनाई एप्लीकेशन बनाई, मेरा नोट लिया, नोट भी उसी का होता है जो शिकायत करता है, हाँ, पाउडर लगाया, उससे बोले अब बस आप जाना, उसको रिश्वत देना, हम पकड़ लेंगे तुरंत उसको। मैं इतना खुश, मैं बस आज तो कार्यक्रम हो ही गया, मजा आ गया। फिर मैं गया उसके पास, वो लोग आसपास उन्होंने घेर लिया इलाके को हल्का हल्का छिप के। मैंने सभी को बुलाया, मैंने कहा बाहर हो, जज के पास खड़ा हुआ था, मैंने कहा वो आया भागा। मैंने कहा आप सर्टिफिकेट साइन करवा दो, लो पैसे लो।
बोला आपको शर्म नहीं आती पैसे देते हो मुझे? ये तो हद हो गई। बोला मैं करप्ट आदमी लगता हूँ आपको, मैं पैसे दूंगा, जैसे करप्ट है जेल में डलवा दूंगा आपको। क्योंकि ये क्या हुआ? फिर पता लगा कि जो मेरे साथ आए थे उन्होंने इशारा कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उससे लिया हुआ था पहले ही। एंटी करप्शन ब्यूरो की भी सेटिंग है, और वो सेटिंग इसलिए कि जब जब तुम फंसने लगोगे हम बचाएंगे, उसके बदले हमारा महीने कितना है। अब आप पकड़ लो। इसका मतलब चाणक्य ने सही कहा था, कोई सरकार कुछ भी कर ले करप्शन खत्म नहीं कर सकती। हाँ कम कर सकती है, कम तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। चलिए, तो जब कभी किसी को फंसाना हो ना ऐसे करना आप भी। फिर एनजीओज में करप्शन क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, जरा बताइए। एक तो हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हिंदी में क्या शब्द है? धन शोधन, यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में, ग्रीन में नहीं, रेड में नहीं, ऑरेंज में नहीं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। बाकी रंग में ऐसे बोले होते नहीं है, कहीं आप सोचे कि ग्रीन मनी हो गई है ना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग। और दूसरा होता है हवाला। ये सब जो चीजें हैं इन सबको एनजीओ खूब करती हैं। और एनजीओ में एक घपला क्या होता है? सरकार से मिलने वाले फंड का दुरुपयोग करना, मिसयूज ऑफ फंड। मिसयूज ऑफ फंड कैसे होता है? कभी आप किसी एनजीओ के साथ काम देखें, इवैल्यूएट करें, तो एक संकेत आपको बता रहा हूं कि कैसे हो सकता है घपला। जैसे मान लीजिए 10 एनजीओ हैं और 10 कह रही है कि बच्चों के लिए काम करते हैं, अनाथ बच्चों के लिए काम करते हैं, और सरकार से पैसा लेते हैं। सरकार ने कह रखा है कि आप साल भर में जो जो काम करेंगे उसका हमें पूरी रिपोर्ट चाहिए साल में, ताकि हमें विश्वास करें कि आपने इतना पैसा खर्च किया है। सही बात है, रिपोर्ट होनी चाहिए। अब मैंने एक सिचुएशन में देखा, हालांकि उन्होंने माना नहीं इस बात को, पर मुझे शक हुआ इस बात से। आप बताएं कि मेरा शक जायज है या नाजायज है। एक प्रोग्राम चल रहा था कि करीब 1000 भूखे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको भोजन खिलाने का प्रोग्राम है। खिलाने वाला एक प्राइवेट व्यक्ति था जो अपनी खुशी से खिला रहा था। उसकी इच्छा थी कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर ऐसा करे, चैरिटी करे। पर वो ऐसे कैसे करता? उसने एनजीओ संपर्क किया कि भाई मैं कैसे बच्चे इकट्ठे करूंगा, आप मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि आप यही काम करते हो। उसने कहा हाँ क्यों नहीं, हम कर देंगे। 1000 बच्चे इकट्ठे कर दिए उसने पार्क में। वो अमीर आदमी गया अपनी फैमिली के साथ, उसने सारे बच्चों को खाने खाने की व्यवस्था करवाई, पूरा अच्छे से खाना वाना खिलाया उन बच्चों को। उस एनजीओ ने पीछे अपना बैनर लगा रखा था और वीडियो रिकॉर्डिंग फोटोग्राफी चल रही थी। बाद में मैंने देखा ध्यान से, तो उसमें बीच में बैनर चेंज हो गया, दूसरा बैनर लगा, फिर वीडियो फोटो, फिर तीसरा बैनर लगा, वीडियो फोटो, करते करते 6-7 बैनर चेंज हुए, वीडियो फोटो हो गए बहुत सारे अलग अलग एंगल से। तो जो मैं अनुमान कर पाया वो ये कि उस एक ही प्रोग्राम के फोटोग्राफ सबने अपनी अपनी रिपोर्ट में यूज कर लिए, और वो प्रोग्राम किया था एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने, और उन सबने अपनी रिपोर्ट में उस कार्यक्रम में खर्चा हुआ होगा मेरे ख्याल से उस व्यक्ति का लगभग आप मान सकते हैं कि 60-70 हजार रुपए के आसपास, अगर सारा सामान मिला के बात करें, या थोड़ा ज्यादा 1 लाख तक मान लीजिए। और जब कोई एनजीओ उसके बिल बनाएगी तो वो बिल बना देगी 5 लाख रुपए के, क्योंकि क्या खाया, कितना खाया, कितने बच्चे थे, सबका नाम तो लिखवाएंगे। 1000 हैं तो वो बोलेंगे 8000 बच्चे थे। 6-7 एनजीओ ने अपने अपने बैनर लगा के वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, और सरकार को दिखाने के लिए सबने दिखा दिया कि 5-5 लाख रुपए यहाँ खर्च किए हैं। सरकार से 35 लाख रुपए मिल गए, जबकि उसमें एक निजी व्यक्ति के 60-70 हजार रुपए खर्च हुए, किसी एनजीओ का एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। इसको बोलते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स या मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी। एनजीओ के मामले में इस तरह की रिपोर्ट्स आमतौर पे ज्यादा होती हैं। कॉर्पोरेट में भी हो सकता है, कॉर्पोरेट से मिलकर करती है तो मनी लॉन्ड्रिंग आमतौर पर ज्यादा होती है। हाँ, एक वो भी है कि किसी मतलब विदेशी कंपनी से पैसा लिया, विदेशी सरकार से पैसा लिया, सरकार की नीतियों का विरोध करवाया, वो तो हमने बात की थी ना उस समय। इंटरनेशनल फंडिंग में ये सब समस्याएं आती हैं, वो तो है ही। परंतु मत है प्राइवेट सेक्टर करप्शन कैसे करता है? उसमें 2 तरह का, एक होता है इंटरनल करप्शन, एक एक्सटर्नल। मान लीजिए इंटरनल का मतलब है कि कोई कंपनी कितनी प्राइवेट कितनी सरकारी हो, अंदर जब जब किसी कर्मचारी को स्कोप मिलता है करप्शन कर लेता है। और ये करप्शन सामान्य सी बात है। जैसे सामान्य से एग्जांपल लीजिए, और वो मेरे ख्याल से आपके जीवन में कभी ना कभी घटा होगा। विद्यार्थी जीवन में एक बार छोटा मोटा हमने भी ऐसा कोशिश की थी, हो भी गया था, हो ही जाता है, बच्चों को देख के लोग मान जाते हैं। जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाए, मान लीजिए एयरटेल ने एक बीच में स्कीम निकाली है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन निकाली थी, क्योंकि हर फ्रेंड जरूरी होता है, याद है आप लोगों को? तो उसमें क्या था कि 3-4 दोस्त थे रेस्टोरेंट में, लड़का ले गया 2-3 लड़कियों को, और ये सोच के कि थोड़ा इंप्रेशन पड़ेगा, लड़कियां इतना जम के खाया उन्होंने। लड़कियों का इंटरेस्ट केवल भोजन में है, लड़के का इंटरेस्ट ये कि शायद इससे बात बने। तो लेकिन लड़का स्मार्ट बन रहा है कि अरे क्या बात, और लो ना, मिठाई भी खाओ ना कुछ, और पैसे है नहीं उतने। और जब अंत में बिल आया, उसने देखा पर्स अपना, बिल 1000 रुपए का, पर्स 600 रुपए 500 रुपए, अब क्या करे? बस नहीं, बर्तन नहीं धोए, यही खास बात है। बहुत रोचक बात है कि जो वेटर था वो उसका पुराना दोस्त निकला, एक साथ पढ़ते थे दोनों। वो वेटर बन गया था, ये भी नहीं बना था, ये बाद में बनेगा। और उस दोस्त ने क्या किया, दोस्त ने बिल दिखाया कि 500 का ही लाया हूं, और फिर नीचे से लाइन, क्योंकि हर फ्रेंड जरूरी होता है। और इसका मतलब ये हुआ, ये तो हुआ दोस्त मिल गया। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए रेस्टोरेंट में 5-6 वेटर्स हैं और आपकी वेटर नंबर 4 से दोस्ती हो गई, आप बार बार जाते हैं। एक बार आपने उससे कहा यार देख ऐसा है, हर हफ्ते आते हैं हम लोग, 6-7 दोस्त हैं, इतना पैसा इसको देते हैं, हमें मन करता है कि तुम्हें दे, कुछ जुगाड़ करो यार। फिर अच्छा भैया ध्यान रखेंगे। अब अगली बार क्या किया, आपने कहा कि भाई 4 दाल फ्राई ले आओ, उसने कहा दाल फ्राई के लो, दाल मखनी खाओ भैया, दाल मखनी ले आया 4। आपने कहा तंदूरी रोटी, बटर तंदूरी बटर रोटी ले आया।
आपने कहा कि भाई एक हमें चाहिए चिकन, उसने कहा 3 चिकन खाओ आप, 2 मटन भी खाओ साथ में आप, मिठाई भी खाओ भैया। और जब बिल बनवाने गया तो उसने बिल क्या बनवाया, 2 दाल फ्राई, 2 टिंडे, 2 है ना, और 2 तंदूरी रोटी सूखी। उसका बिल लेके आ गया। जो असली बिल था वो 800 का होता है, 1000 का होता है। ये जो बिल आया हुआ है 200 रुपए का। और उसने बिल दिया 200 का। आपने देखा, आंखें चमकाई, उसने भी आंखें चमकाई। आपने 500 का नोट रखा, वापस लाया, आपने 100 रुपए टिप छोड़ी। उसने कहा थैंक यू भैया, आते रहना भैया। आपने कहा अगली बार से 3-4 और भी आएंगे साथ में। इस बार तो 8 ही थे, अगली बार से 18-20 आएंगे, देखना पूरी कौरव सेना आएगी अगली बार, तुम चिंता ना करो। ये क्या है? ये प्राइवेट सेक्टर में करप्शन है। कोई भी एम्प्लॉई अगर उसके पास इतना स्कोप है कि वो अपनी कंपनी में कोई ऐसा कार्य कर सकता है जहां डिस्क्रिप्शन का स्कोप है, वहां करप्शन कर सकता है। ये इंटरनल करप्शन है जो कंपनी के अंदर होता रहता है, छोटा मोटा। किसी सिनेमा हॉल में जो आदमी टिकट चेक करता है उससे आप दोस्ती गांठ लें, आप उससे दोस्ती, कितना बढ़िया है। फिल्म देखनी है आपको, उसके पास टिकट देके 300 गया, 50 रुपए देना, चलो जबरदस्त, सीट बहुत सारी है, कहाँ बैठो है, जहाँ खाली बैठ जाओ, बैठो, सबसे पीछे बैठो, बॉक्स में लेट के देखो फिल्म आराम से, 50 रुपए दे, हो गया। कौन टिकट खरीदे लाइन में लगे? जब टिकट, देखिए भगवान ने ना दुनिया में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं इतनी पावर दी है कि वो बहुत मजे में रहता है कहीं ना कहीं। जैसे टिकट चेक करने वाला आदमी थिएटर में, दुनिया में उसकी कोई औकात नहीं है, कहीं जाएगा हर जगह धक्के खाएगा, हर जगह पिटेगा, पर वहां जब वो होता है तब देखो ताकत का केंद्र है। और उसके लिए क्या बड़ी बात है, सिनेमा हॉल में 300 सीटें, आज 200 टिकट बिकी हैं, 100 सीटें खाली हैं, 3-4 लोगों को उसने अंदर बिठा दिया, करप्शन कर लिया, कौन सी बड़ी बात है। दूसरा है प्राइवेट में एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब हुआ जब कोई प्राइवेट सेक्टर जैसे सरकार की पॉलिसीज बदलने के लिए करप्शन का यूज करे। मैंने आपसे पहले कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में प्राइवेट एंटिटीज के एक्ट को भी करप्शन माना जा सकता है अगर वो एबेटमेंट है। एबेटमेंट का मतलब है उकसाना। जैसे एबेटमेंट टू सुसाइड एक क्राइम है कि यदि किसने आत्महत्या की और उसके बाद देखते किसने उसको उकसाया था, तो जिसने उसको उकसाया था उसमें जो केस लगता है वो है एबेटमेंट टू सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाना। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई बड़ी कंपनी सरकार को पॉलिसीज बदलने के लिए दबाव बनाए और इस लेवल पर रिश्वत दे या अन्य सुविधाएं दे, तो उसको बोलते हैं कि वो एक बड़ा करप्शन है। तो ये सब करप्शन के कुछ रूप हैं। तो क्षेत्र के आधार पर करप्शन के इतने सारे रूप प्रायः देखे जाते हैं। ठीक है, अब दूसरे बिंदु पर आ जाइए, प्रकृति के आधार पर। ये जो प्रकृति वाला है, ये सेकंड एआरसी ने इसका विशेष रूप से जिक्र किया है। ये जो पहला है और तीसरा है, ये तो कॉमन सेंस से बनता है। पहले वाले में भी 2 एग्जांपल, सबसे पहले पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सेकंड एआरसी ने खूब विस्तार में लिखा है। लेकिन जो सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं, ये सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में, फोर्थ रिपोर्ट में दिया है। नहीं, ये करप्शन है। क्यों करप्शन है? सरकारी कर्मचारी एक इंडिविजुअल है, उसके बच्चों के मूल अधिकार है, आप उसको कैसे बनाए? अच्छा ये बताओ कि सरकारी बस चलाने वाले ड्राइवर का अपने बच्चों को प्राइवेट बस में भेजना ही करप्शन है या नहीं? ये बताओ। मतलब आप किसी बच्चे के अधिकार कैसे छीन सकते हैं सिर्फ इसलिए कि उसका बाप कहीं नौकरी करता है? एक बेसिक फंडामेंटल ये समझिए कि पिता के कार्य से उसके बच्चे के अधिकार कम हो जाएंगे, ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। बोलिए ना, उसके जोर से बोलिए। आपने पुजारी को भेंट दी अपनी आस्था से, पुजारी ने मंदिर समिति में उसको जमा कर दिया, तो कोई करप्शन नहीं है। वो मंदिर का जो ट्रस्ट है या एनजीओ है, उसके तहत मंदिर चल रहा है, उसके अकाउंट में चला गया तो करप्शन नहीं है। यदि पुजारी ने उस पैसे का दुरुपयोग अपने पक्ष में कर लिया तो करप्शन है, प्राइवेट सेक्टर करप्शन हो जाएगा। तिरुपति में तो आमतौर पर जो डोनेशन है बहुत ट्रांसपेरेंट है। वहाँ पर डोनेशन, वहाँ क्या होता है कि जो डोनेशन होती है ना, उसके बॉक्स बने हैं बहुत सारे, आप उसके अंदर डाल सकते हैं। आप चेक से पे कर सकते हैं भगवान तिरुपति जी को, उसमें ऐसी व्यवस्था है। चेक से, ड्राफ्ट से, आरटीजीएस करवा सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस वहाँ है। कई लोग यहाँ तक ऐसा करते हैं कि जैसे 3 पार्टनर्स हैं तो 3 इंसान हैं, चौथा मान लेते हैं कि भगवान तिरुपति पार्टनर है, मान लेते हैं नोशनल पार्टनर, और हर साल अपनी कंपनी के प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा उस मंदिर को डोनेट कर देते हैं, व्हाइट में डोनेट करते हैं। हाँ ये है, कई मंदिरों में ऐसा होता है कि अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहें तो उसकी अलग से एक्स्ट्रा फीस होती है, पर वो करप्शन इसलिए नहीं है कि उसकी फीस है, अकाउंट में है, आपने फीस पे की, आपको सुविधा मिल गई, तो करप्शन नहीं है। करप्शन तब होता है जब वो फीस कोई लेता और उस संस्था को देने के बजाय अपनी जेब में रखता, तो करप्शन होता है, वरना क्या करप्शन है? देखो, प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार का करप्शन है। एक को बोलते हैं कोयर्सिव, पहला है कोयर्सिव, और कोयर्सिव के लिए हिंदी शब्द हो सकता है बाध्यता मूलक या उत्पीड़न मूलक। बाध्यता मूलक या उत्पीड़न मूलक भ्रष्टाचार, ये तो एक प्रकार है। और दूसरा जो है उसको बोलते हैं कोल्यूसिव करप्शन। कोल्यूसिव करप्शन, इसको आप कह सकते हैं साठ गांठ या मिली भगत पर आधारित करप्शन, या सहमति मूलक भ्रष्टाचार कह लीजिए। साठ गांठ से हुआ या मिली भगत से हुआ तो कहेंगे कोल्यूसिव करप्शन है। इन दोनों में अंतर क्या है देखिए। पहला करप्शन वो है जहां किसी व्यक्ति को रिश्वत देने के लिए बाध्य किया जाए, और बाध्य करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है सीधे सीधे उसे प्रताड़ित करना, और दूसरा तरीका कि प्रताड़ित वैसे तो नहीं कर रहे हैं किंतु उसके कार्य में बाधाएं पैदा कर रहे हैं, परेशान करना, बाधाएं पैदा कर रहे हैं। इन दोनों के अलग अलग एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट में कोई केस चला गया, और पुलिस में सबसे ताकतवर आदमी आईपीएस वाईपीएस कुछ नहीं होता, सबसे महत्वपूर्ण है आईओ,
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो किसी केस का इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके पास इतनी शक्ति है, वो कौन से प्रमाण चार्जशीट में लगाएगा, कौन से नहीं लगाएगा, गवाही ठीक से लेगा नहीं लेगा, इतनी डिस्कशन है कि यदि वो चाह ले केस को बचाना है तो बचा ही लेगा, और चाह ले किसी को फंसाना है तो आमतौर पर उसको फंसा ही देगा। उसके पास इतनी पावर्स होती है। इससे जो अमीर लोग हैं अगर क्राइम करते हैं तो बहुत दूर का नहीं करते, वो आईओ को ही खरीद लेते सीधा, और वहीं से इतना कमजोर केस बनता है कि वो केस किसी कोर्ट में चल नहीं पाता, और अदालत को आमतौर पर आईओ द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स कोई बेस बनाना पड़ता है, कोई चारा होता नहीं है। अब आईओ मान लीजिए पुलिस किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके पीछे पड़ जाए, तो पुलिस उससे पैसा लेगी, डरा धमका के लेगी या प्यार मोहब्बत से लेगी? डरा धमका के लेगी। ऐसे वो टैक्स वाला ऑफिसर है, मान लीजिए किसी व्यक्ति पर कोई मान लीजिए सर्वे हुआ या सर्च हुआ या रेड जिसको बोलते वो हुआ, और उसके बाद मान लीजिए कि अकाउंट्स में ऐसा पाया गया कि उस व्यक्ति को 10 लाख रुपए टैक्स एक्स्ट्रा पे करना था जो उसने नहीं किया। अब वो आदमी उससे डील कर रहा है, टैक्स वाला कह रहा है देखो ऐसा है, अगर हमने डॉक्यूमेंट्स को पेश कर दिया तो तुम्हारा टैक्स 10 लाख का बनेगा, साथ में पेनल्टी लगेगी 2-3 लाख वो भी है। दूसरा तरीका यह है कि हमें कैश में 5 लाख दे दो और हम ऐसा कागज बना देंगे, लिख देंगे कि आपकी रेड में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो आपत्तिजनक हो, आपकी संपत्ति उतनी ही है जितनी आपकी आय है। 2 ऑप्शन हैं, 13 लाख रुपए सरकार को जमा करो या 5 लाख नकद हमें जमा कर दो। ऐसे में आमतौर पर कोई व्यक्ति क्या चुनेगा? यही ऑप्शन चुनेगा 5 लाख, और ये उसने शौक से दिया है या मजबूरी में दे रहा है? मजबूरी में, क्योंकि वो फंसा हुआ है। तो जब कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को फंसा के, दबा के, धमका के करप्शन करे तो कोएर्सिव करप्शन है। इसका दूसरा रूप क्या है? आप कोई सामान्य काम करवाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, जैसे मान लीजिए राशन कार्ड बनवाना है, ये आधार कार्ड, जैसे आधार कार्ड तो खैर प्राइवेट आउटसोर्स है आमतौर पर, लेकिन मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट सरकार का है वो बनवाना है, और सरकारी कर्मचारी आपकी फाइल को बार बार रोक देता है। आपको जल्दी है, आपको कहीं बाहर जाना है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, और जिस सरकारी कर्मचारी के हाथ में आपकी फाइल है वो जानबूझ के उसको डिले करता है, परेशान करता है आपको, धमकी नहीं दे रहा आपको, धमकी क्या देगा? लेकिन जब जब आप जाते हैं कोई ना कोई बहाना मार के उसको लेट कर देता है। अंत में आपको संकेत मिलता है कि भाई फाइल में वजन नहीं है, वजन, और फिर आप अंत में क्या करेंगे? पैसा देंगे ताकि काम हो जाए। इन दोनों को सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में कोएर्सिव जो करप्शन है उसका हिस्सा माना गया है, किसी ना किसी रूप में व्यक्ति को बाध्य करना कि वो रिश्वत दे। ज्यादा खतरनाक होता है कोल्यूसिव करप्शन। कोएर्सिव में क्या है कि 2 पक्ष है, उनमें से एक लेने वाला है, एक देने वाला है, और जो व्यक्ति पैसा दे रहा है वो पीड़ित है, वहां पर जो पैसा ले रहा है वो वहां पर फायदा उठा रहा है, वो लोक सेवक है। कोल्यूसिव में क्या होता है कि वहां 2 व्यक्ति हैं और दोनों फायदे में हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पुल बना, और पुल बनने की प्रक्रिया में 2 पक्ष हैं, एक है ठेकेदार और एक है सिविल इंजीनियर, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है सिविल का, जिसके अंडर वो फ्लाईओवर बनने वाला है। अब ठेकेदार से इसने कहा भाई पैसे दोगे तो मैं तुम्हारा डिजाइन पास करूंगा, वरना पास नहीं करूंगा, और बहुत सारा पैसा लेकर डिजाइन पास कर दिया। ठेकेदार ने क्या किया? जितने रिश्वत दी उतना पैसा प्लस थोड़ा सा और पैसा क्वालिटी में उतने पैसे कम करके पुल बनाया। भाई वो कहां से पैसे देगा? अगर एक फ्लाईओवर बनाने के लिए सरकार का टेंडर मान लीजिए 50 करोड़ रुपए का है, और उसकी रियल कॉस्टिंग इतनी ही आती है, मान लेते हैं, मतलब रियल कॉस्टिंग मान लीजिए 45 की आती है, 5 करोड़ उस ठेकेदार का प्रॉफिट है, जो सारा जोखिम लेगा उसका प्रॉफिट है, और सरकारी कर्मचारी ने उससे 10 करोड़ की रिश्वत ले ली। अब उसका तो खर्चा ही 45 था, 10 चला गया, प्रॉफिट भी कमाना है। अब वो किसी भी स्थिति में जो 45 करोड़ का काम था उसको 35 करोड़ में खत्म करेगा, ताकि उसका 5 करोड़ जो है प्रॉफिट बचे। जब 45 करोड़ का खर्चा होना था 35 करोड़ में काम करेगा, तो सीमेंट बढ़ेगी, रेत बढ़ेगी, उसमें रेत बढ़ेगी, लोहा कम हो जाएगा, लिंटर्स कमजोर हो जाएंगे, और इसका कुल मिला के ऐसा दिखेगा कब? जिस दिन वो फ्लाईओवर गिरेगा। जैसे बनारस में भी हाल में घटना हुई, और जिस दिन वो फ्लाईओवर गिरेगा पूरी संभावना है कि 20, 25, 50, 100, 200 लोग बेमौत मारे जाएंगे, और उस समय समझ नहीं आएगा कि कौन इसमें पीड़ित है, क्योंकि जो पीड़ित है वो भी नजर नहीं आ रहा। पीड़ित तो उस दिन नजर आएगा जिस दिन को दुर्घटना घटेगी, उससे पहले नजर नहीं आएगा। इसको बोलते हैं कोल्यूसिव ब्राइबरी या कोल्यूसिव करप्शन। और सेकंड एआरसी ने कहा कि कोल्यूसिव करप्शन को हमें ज्यादा बुरा मानना चाहिए, क्योंकि इसमें अंततः नुकसान जिसका होता है वो समाज है, इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, समाज नुकसान में रहता है, क्योंकि पहले वाले केस में एक व्यक्ति विशेष नुकसान में रहता है। अब तीसरी बात यह है कि करप्शन क्यों होता है, उसके बेस पर भी इसके 2 प्रकार माने जा सकते हैं। और जब इसके 2 प्रकार देखेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि करप्शन के 2 कारण होते हैं मूल रूप से। एक को बोलते हैं नीड बेस्ड करप्शन, और दूसरे को बोलते हैं ग्रीड बेस्ड करप्शन। नीड बेस्ड करप्शन और ग्रीड बेस्ड करप्शन। तो पहला है जरूरतों पर आधारित भ्रष्टाचार, और दूसरा है लालच पर आधारित भ्रष्टाचार। तो जरूरत का मतलब यह है कि विशेष रूप से उन समाजों में जहां पर वेतन बहुत कम हो, इतना कम कि उस वेतन से कोई लोक सेवक अपने परिवार का खर्चा चलाने में समर्थ ही ना हो, और सरकार ने वेतन कम रखा हुआ है, क्या करे फिर वो आदमी? जैसे पुलिस के बारे में हम ये तो खूब कहते हैं करप्ट डिपार्टमेंट, लेकिन अगर पुलिस की स्थिति को समझेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें एक समय के बाद कोई चारा नहीं बचता, स्पेशली जो लोअर लेवल पे है। अब मान लीजिए कोई सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी है या एएसआई लेवल का आदमी है, उसे दिन भर में इतना ट्रैवल करना पड़ता है, कभी कभी 24-24 घंटे की जॉब करनी पड़ती है, अलाउंसेस अलग से मिलते नहीं है, उसके लिए पेट्रोल का अलाउंस फिक्स है, और वो फिक्स इतना कम है कि उसका जो रियल खर्चा है उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा होता है रियल खर्चा।
उसे कई लोगों को अदालत भी लेके जाना है, फिर अपने एसएचओ के आदेश पता नहीं कहाँ की अप्लाई करनी है, अपनी बाइक से ही करनी है, और पेट्रोल महीने में निश्चित राशि मिलती है जो बहुत सीमित है। फिर कई बार क्या होगा कि कई लोगों को चाय पिलानी है, समोसा खिलाना है, कुछ और खिलाना है, कोई नेता आ गया, वो 1000 खर्चे करने थाने में, उन खर्चों के लिए सरकार की तरफ से कोई फंड मिलना नहीं है, और ऐसे में ये मान लिया जाता है कि जिस अधिकारी ने ये किया है खर्चा वही उसका उठाएगा। इसलिए ईमानदारी के साथ सरकारी नौकरी में चलना बहुत मुश्किल इस पॉइंट पर होता है। फंक्शंस होते रहते हैं, आप कल को जैसे कोई वीडियो बने या कोई मान लीजिए किसी और पद पे एसडीएम हो, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अब मुख्यमंत्री के आने पर अलग से कोई मद नहीं है जिससे पैसा मिलेगा, पर मुख्यमंत्री के एक बार आने पर कम से कम 1 से 2 लाख का खर्चा हो जाएगा। उस कार्यक्रम को करने में खूब तमाशा होगा, खिलाना पिलाना, 1000 चीजें होंगी। उसमें जो सरकारी काम है वो मुश्किल से 50,000 का होगा, बाकी सारा ऊपर खर्चा है। वो खर्चा कौन देगा? अंत में सिंपल सी कसौटी मानी जाती है कि जिस अधिकारी ने करवाया है वही देगा। वो मंत्री से पूछते सर कहां से दूं, मेरा वेतन तो है नहीं इतना, तो मंत्री बोलते हैं जहां से दुनिया लेती है वहां से तुम भी लो। और इसलिए वहां आके करप्शन नीड बेस्ड करप्शन हो जाता है, क्योंकि वेतन इतना है नहीं, जिम्मेदारियां ज्यादा है। तो मान लीजिए किसी का वेतन कम है, किसी राज्य में क्या होता है कि वेतन तो ठीक होता है पर वेतन मिलता है बहुत लेट, और अगर डिलेड पेमेंट्स हैं, मैंने सुना है कि कुछ राज्यों में ऐसा भी होता है कि 3-3 साल से वेतन नहीं मिला, कोई केस चल रहा है, मामला कोई केस फंस गया है, या वेतन वैसे ही 3-4 महीने फंस जाता है, नहीं मिलता 3-4 महीने वेतन। अब जो व्यक्ति केवल एक वेतन में परिवार टिका हुआ है, 3-4 महीने वेतन नहीं मिला, उसे बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है, बाकी 1000 खर्चे करने, कैसे करेगा? फिर उससे दूसरा उपाय सोचना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में मानते हैं कि ये नीड बेस्ड करप्शन हो सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास वेतन ठीक ठाक हो, लोक सेवक है, वेतन ठीक ठाक है, और उतने वेतन में एक सामान्य परिवार, उसके स्तर का परिवार चल सकता है, पर कुछ लोगों ने अपने खर्चे ज्यादा बढ़ा रखे होते हैं, और यदि उसके खर्च ज्यादा हैं, खर्च अधिक होने की एक वजह तो हो सकती है कुछ ऐसी मजबूरी है, जैसे उसके घर में कोई व्यक्ति तबियत खराब है, खर्चा ज्यादा होता है। पर लोक सेवक के मामले में ये बहुत अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लोक सेवकों को हेल्थ बेनिफिट्स लगभग पूरे मिल जाते हैं, हॉस्पिटल फ्री है, दवाइयां फ्री हैं, सब कुछ फ्री मिल जाता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है पर मिल जाता है। तो खर्चे अधिक होने का सामान्य मतलब है कि भाई साहब के शौक थोड़े ज्यादा बड़े हैं, और वो शौक उसके वेतन से सुसंगत नहीं है, इसलिए उसको अपने शौक पूरे करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, और एक्स्ट्रा पैसा नौकरी में मिलेगा तब जब वो कुछ इलीगल काम करेगा, करप्शन करेगा। ऐसे करप्शन को बोलेंगे ग्रीड बेस्ड करप्शन। और एक सामान्य समझ ये है कि 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन के बाद भारत में कोई भी लोक सेवक अगर ये कहे कि वो नीड बेस्ड करप्शन करता है तो सामान्यतः गलत बात है, क्योंकि इस समय भारत में सरकारी कर्मचारियों का वेतन सामान्यतः ठीक है। ठीक मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अब किसी समाज में वेतन ठीक है गलत, इसका पैमाना क्या बनाएंगे? इसका पैमाना एक ही बन सकता है कि उस समाज में सामान्य इनकम कितनी है। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं अमेरिका में इसकी इतनी सैलरी होती है, भारत में सिर्फ इतनी होती है। ये तुलना नहीं होगी ना। तुलना क्या होगी? तुलना होगी कि भारत में सामान्य व्यक्ति या भारत में प्रति व्यक्ति आय इतनी है, उस प्रति व्यक्ति आय की तुलना में आपकी आय कितनी है, ये होगा। भारत में गरीबी की रेखा इस लेवल पे है, उसकी तुलना में आप कितने गुना ज्यादा कमा रहे हैं, ये तरीका होगा। और ऐसा माना जाता है कि भारत में सरकारी नौकरी में जो सबसे खराब नौकरी में भी होगा, वो भी औसत भारतीय आय के हिसाब से एलिट क्लास का आदमी है। आपको पता होगा केंद्र सरकार की किसी भी नौकरी में न्यूनतम वेतन इस समय 25,000 के आसपास मिलता है, अगर वेतन है तो। कॉन्ट्रैक्ट तो अलग बात है। अगर 25,000 का वेतन किसी का है शुरुआती स्तर पर जॉब में, तो भारत की सामान्य आय को देखते हुए आप ये तो नहीं कह सकते कि उसका वेतन कम है और करप्शन करने का लाइसेंस उसको मिल जाना चाहिए, वरना तो लिमिट है नहीं। इसलिए जनरल अपनी राय रखिएगा कि नीड बेस्ड करप्शन का स्कोप भारत में आज के समय में सरकारी सेवाओं में नहीं माना जाना चाहिए। हाँ, अगर करप्शन उसके बाद भी है तो नीड बेस्ड है, जिसका मतलब है कि भाई एक पॉइंट ये भी तो है ना, अगर कोई कहता है कि मेरी जरूरतें ज्यादा हैं, या मान लीजिए मेरा खर्चा ज्यादा है, किसी वजह से ज्यादा है, और सरकारी नौकरी मेरी जरूरतों और मेरे खर्चों को पूरा नहीं कर पा रही, तो सही तरीका क्या है? छोड़ दो, रिजाइन कर दो। और यदि आप में इतना दम है तो उद्यम कर लीजिए, कमा लीजिए। दम नहीं है तो सरकार ने जब नौकरी दी थी कि आपसे कहा था कि आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, जरूर देख के बताया था ना कितना मिलेगा, सब सेवा शर्तें बताई थी ना। सारी सेवा शर्तें सुनने समझने के बाद आपने साइन किया, हाँ मैं ज्वाइन करता हूँ, इस वेतन पे ज्वाइन करता हूँ। फिर आपने जो कोड ऑफ कंडक्ट है उस पर भी साइन किए हैं, सिविल सर्विस रूल्स पे भी साइन किए हैं, उन रूल्स में साफ साफ लिखा है कि करप्शन किसी भी तरह का हुआ तो वो अपराध माना जाएगा। ये एक एग्रीमेंट है दो पार्टी के बीच में, और एग्रीमेंट करने के बाद में ये कहना कि मेरा वेतन कम है, ये एग्रीमेंट की मूल भावना के विरुद्ध है। इसलिए जब भी कोई केस स्टडी आए, डिफेंड करने से बचिएगा किसी सरकारी सेवक को, क्योंकि सरकारी सेवक को जॉब ज्वाइन करते समय पता था कि उसके खर्चे कितने हैं, ये कितने हो सकते हैं, और वेतन कितना है और कितना मिल सकता है सीनियरिटी के बाद। उसके बाद भी उसने ज्वाइन किया तो फिर ये उसके हाथ में नहीं है, फिर वो ये नहीं कह सकता कि मुझे वेतन कम मिलता है। हाँ, वेतन 3 महीने नहीं मिला, 4 महीने नहीं मिला, तब आप कह सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति के सामने संकट था, इस संकट में इसको थोड़ा बहुत माफ किया जा सकता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, अब सवाल है कि करप्शन क्यों होता है, उसके कारण क्या है, और यूपीएससी की ज्यादा रुचि इन्हीं चीजों में है। करप्शन क्या होता है, किस प्रकार का है, क्यों होता है, कारणों में रुचि ज्यादा रहती है। बहुत तकनीकी और कानूनी प्रावधानों में रुचि यूपीएससी की ज्यादा है नहीं, हालांकि हम डिस्कस तो कर लेंगे कौन कौन से प्रावधान है, पता लेने चाहिए हमें। तो मूल रुचि उसकी है कि कारण कौन कौन से हैं। तो इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिनमें से एक को आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक कारण, हालांकि मनोवैज्ञानिक लिखेंगे बाद में, पहला लिखिए सामाजिक कारण। दूसरा कह लीजिए मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल रीजंस कह सकते हैं।
तीसरा आप कहें राजनीतिक कारण, राजनीतिक के अलावा आप कह सकते हैं कि आर्थिक कारक भी होते हैं, कारक या कारण। एक हो सकता है कि जो कानूनी यानी कि लीगल स्ट्रक्चर्स का कमजोर होना, तो कानूनों का कमजोर होना, कमजोर कानून कह लीजिए। और छठा कह सकते हैं प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा ऐसा है जो करप्शन को किसी ना किसी रूप में प्रमोट करता है, एक समस्या इसकी ये मानी जा सकती है। तो दो दो बातें एक एक एग्जांपल समझते हुए, बस एथिक्स पढ़ते हुए ध्यान रखना कि आप जितने पॉइंट्स लिख रहे हैं हर एक को एग्जांपल से समझा सकते हो, क्योंकि इनमें से किसी भी पॉइंट पर सवाल आ जाएगा कि अपने जीवन से कोई एग्जांपल देकर समझाइए। तो एग्जांपल जो हम लेंगे वो तो लेंगे, आप अपने एग्जांपल साथ में लिखते रहिए जो आपके जीवन में हुए हैं, देखिए कभी आपने। सामाजिक कारण क्या है? आपको ये अच्छे से पता है कि हम लोग जिन चीजों से जीवन में मोटिवेट होते हैं उसमें एक बड़ा कारण है सामाजिक प्रतिष्ठा। अगर आपसे कोई पूछे कि आप किस लिए आईएएस बनना चाहते हैं और 3 कारण बताए आपको, तो उनमें से एक हो सकता है प्रतिष्ठा। होगा या नहीं होगा? प्रतिष्ठा होगा। एक हो सकता है धन यानी कि बुरी। तीसरा हो सकता है ताकत यानी कि पावर। ठीक है, अगर आप 3 ही होंगे, ये चौथा भी है। चौथा क्या है? आत्मसंतोष, समाज के लिए कुछ करने का संतोष। थॉमस होता क्या क्या बोलते रहते हो, ये सब नहीं होता है, इन्हीं में से कोई होगा। चलो कोई बात नहीं, सामाजिक महानता का संतोष कर लीजिए, सामाजिक संतोष। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि अगर इन चारों में रैंकिंग करनी हो तो आप में से कितने लोग सबसे ऊपर रखेंगे धन को, एक निश्चित वेतन और थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा इधर से, टेबल के इधर से इधर से। एक तो ये हो सकता है। ईमानदार से बताओ, आप में से कितने लोगों के लिए सिविल सेवक बनने का मूल कारण है कि पैसा बहुत है? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5। तो 5 ऐसे लोग हैं जिनके लिए पहली प्राथमिकता है पैसा कमाना। ठीक है, अब बताओ आप में से कितने लोगों की पहली प्राथमिकता ताकत है, पावर। और पावर का सिंपल डेफिनेशन पता क्या है? पावर का मतलब नहीं, पावर का मतलब पैसा नहीं है। पैसा अपने आप में एक तरह की पावर तो है, लेकिन पावर का सिंपल मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी अनिच्छा के बावजूद कुछ करवाने की क्षमता। पावर का सिंपल मतलब है, समझ लो, किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी अनिच्छा के बावजूद कुछ करवाने की क्षमता पावर है। कि दूसरे व्यक्ति से कुछ करवाना है, वो करने को तैयार नहीं है, आपने कुछ ऐसा किया कि उसने वो कर दिया, तो आपने जो कुछ भी ऐसा किया वो की पावर है। पावर पैसा भी हो सकती है, पावर परसुएशन भी हो सकता है, कुछ भी पावर हो सकती है। ठीक है, अब बताओ कि आप में से कितने लोगों के लिए मोटिवेशन नंबर 1, पहला मोटिवेशन है प्रतिष्ठा। समाज में लोग जाने मुझे, देखिए क्या बात है, नंबर 1 पे चल रही है प्रतिष्ठा। बहुत बढ़िया। क्या क्या विचार है ऐसा? झूठ बोल रहे हैं? अच्छा, इस विचार को दर्शन बोलते हैं सोलिप्सिज्म। सोलिप्सिज्म को हिंदी बोलते हैं अहम मात्रवाद। जो मैं सोचता हूं वही सत्य है, यदि कोई और मुझसे भिन्न सोच रहा है तो वो झूठा है, मकार है, सच का पूरा ठेका मेरे ही पास है, कोई और उससे भिन्न सोच ही नहीं सकता। इस विचार को बोलते हैं सोलिप्सिज्म या अहम मात्रवाद। चौथा, आप में से कितने लोगों के लिए सिविल सेवक बनने का मूल कारण है समाज के लिए कुछ बड़ा करने की इच्छा? ऐसे 50 साधु सन्यासी पाए गए हैं क्लास में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ईमानदारी से बताइए कि समाज के लिए कुछ बड़ा करने की इच्छा अंततः इन 3 में से कौन सी इच्छा निकलेगी? प्रतिष्ठा, विशेष रूप से प्रतिष्ठा बनेगी, क्योंकि आप जब समाज के लिए कुछ बड़ा करेंगे तो समाज उसके बदले में आपको क्या देगा? प्रतिष्ठा देगा, सम्मान देगा, अंतर सम्मान आ जाएगा। हाँ, ये भी है, आईएएस बनने के बाद कहना सब कुछ हो ही जाएगा, हो जाता है, कभी कभी जेल भी हो जाती है बाद में। जब सब कुछ हो जाता है तो फिर जेल भी हो जाती है, तो चौथा भी हो जाता है उसके बाद। अगर आपने तीनों के चक्कर में कोशिश की तो चौथा, मतलब 3 के साथ 1 फ्री, इस तरह से चौथा भी आ जाता है। और अभी तो जुडिशरी ऐसी है, पिछले 10 साल में कम से कम 3 या 4 मामलों में सीनियर आईएएस ऑफिसर, सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर को जेल भेज चुकी है, सीधे जेल। तो पिछले 10 साल में 3-4 मामले ऐसे हो चुके हैं, और टेंडेंसी लग रही है कि बढ़ने वाली है ये वाली आगे। मतलब आप लोग जाएंगे तो कम अपने आप हो जाएगी, लेकिन वैसे ऐसा खतरा देखा जा रहा है। चलिए, अब आप ये समझें कि अगर किसी समाज में किसी बुरी चीज को सामाजिक सम्मान हासिल हो जाए तो फिर आप उसे रोक नहीं सकते। ये ठीक वैसे ही खाप पंचायत के लोग अपने बच्चों की हत्या कर देते हैं क्योंकि बच्चों की हत्या करने में सामाजिक सम्मान मिलता है। और भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमने भ्रष्टाचार को सामाजिक मूल्यों में शामिल कर लिया है। भ्रष्टाचार एक सामाजिक मूल्य बन गया है, यानी हमारे समाज ने मान लिया है कि भ्रष्टाचार ठीक चीज है, बुरी चीज नहीं है। उसके प्रति किसी प्रकार की नेगेटिविटी हमारे समाज में नहीं है। सोशल एक्सेप्टेंस कहते हैं इसको, सामाजिक स्वीकृति। सामाजिक मूल्य से अच्छा शब्द है सामाजिक स्वीकृति, उसको हासिल हो गई है। और जिस बुरी चीज को सामाजिक स्वीकृति हासिल हो जाएगी उसको आप कुछ भी करके समाज से हटा लेंगे, ऐसा हो नहीं पाएगा, ये दिक्कत है। इसका सबसे अच्छा प्रमाण क्या है? इसका सबसे अच्छा प्रमाण है वैवाहिक संबंध। आप कभी ट्राई करके देखना, जब आपका नौकरी हो जाएगी सरकारी ना, और आपके जब रिश्ते आएंगे बहुत सारे लाइन लगा के, फिर आप उनसे इतना ही कहना, अपने पेरेंट्स के समधियों से इतना ही कहना, खुद भी समधियों से, जैसे वो कहेंगे कि मतलब लड़का बहुत अच्छा है आपका, आईएएस है, बहुत ही अच्छा लड़का है। और फिर आप कहना कि मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा और भी अच्छा हूँ, मैं एकदम ईमानदार रहने वाला हूँ, 1 पैसा ऊपर की कमाई नहीं होगी मेरी,
यदि आप इतने ईमानदार व्यक्ति से अपनी बेटी को ब्याहना चाहते हैं या बेटे को ब्याहना चाहते हैं तो ईमानदार बहू से, तो आगे बढ़िए। बाकी ठीक है, आपकी बेटी आपका बेटा मुझे ठीक लग रहा है, बात हमने कर ली, हमारे विचार भी मिल रहे हैं, 5 मिनट में जितनी बात से पता लग रहा था उतना हमने देख लिया है, हमें विचार मिल रहे हैं। लेकिन मैं जीवन भर 1 पैसे की रिश्वत नहीं कमाने वाला हूं, ये सोच के शादी करना। इससे आपकी शादी होने की संभावना बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी। तो आमतौर पर यह संभावना कम हो जाएगी, किसी किसी मामले में बढ़ सकती है, बड़ी बात है, लेकिन सामान्य संभावना कम होगी। किसी व्यक्ति के भ्रष्ट न होने की सूचना मिलते ही उसके विवाह का रिश्ता होने की संभावना कम अगर हो रही है उस समाज में, तो वो समाज अपनी प्रकृति में भ्रष्ट समाज है या ईमानदार समाज है? भ्रष्ट समाज है। वो भ्रष्टाचार को पसंद करने वाला समाज है। इसलिए अन्ना हजारे भारतीय समाज में आंदोलन चलता है उनका 15 दिन सिर्फ, उसके बाद कोई नहीं पूछता कि यार ये बहुत इम्प्रैक्टिकल बात करते हैं। थोड़ा बहुत तो होता ही है यार, ये बहुत अव्यावहारिक बात करते हैं, क्योंकि समाज एक्सेप्ट कर चुका है तो अन्ना हजारे क्या कर लिया। दूसरा मसला है कि भ्रष्टाचार हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और जो बन गया संस्कृति का हिस्सा, फिर आप उसका क्या खा के बिगाड़ लेंगे। संस्कृति का हिस्सा है, और संस्कृति का हिस्सा कहां कहां दिखता है? एक तो बख्शीश शब्द में दिखता है, बख्शीश। आप किसी व्यक्ति से कोई कार्य करवाएंगे, वो कहेगा मेरी बख्शीश, और बख्शीश वही है जिसको अंग्रेजी में लोग टिप कह देते हैं। टिप, कुछ लोग कहते हैं कि टिप की फुल फॉर्म भी होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि टिप का मतलब है टू इंप्रूव प्रोफिशिएंसी। आप अपनी प्रोफिशिएंसी को, महारत को और बढ़ाएं, इसके लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में हम आपको ये पैसा दे रहे हैं। अब टिप का होता क्या? देखिए, जो वेटर्स होते हैं रेस्टोरेंट्स में, आपको शायद पता होगा, अधिकांश रेस्टोरेंट्स में वेटर्स को सैलरी नहीं मिलती है, या इतनी कम मिलती है जो नहीं के बराबर है। इसी सिद्धांत से कि देखो भाई, ठीक से व्यवहार करना, टिप मिलेगी। और हमारे यहाँ दिन भर में हर टेबल पे करीब 25 कस्टमर आ जाते हैं। अगर एक टेबल आपको सौंप दी हमने, आपने 25 कस्टमर्स या ग्रुप्स को डील किया दिन भर में, अगर आप बहुत अच्छी सर्विस देंगे तो एक कस्टमर से 50 रुपए की औसत तो मिल जाएगी। एक दिन में 1250 रुपए बनते हैं। अगर आप महीने में 26 दिन भी काम करेंगे तो मोटा मोटा 32-33 हजार रुपए बन जाएंगे। और 32-33 हजार की सैलरी तो सरकार भी नहीं दे रही है शुरू में। तो जब 32-33 हजार बन ही जाएंगे तो हम वेतन क्यों देंगे आपको? हाँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम आपको महीने का 3000 रुपए देंगे, अलग से देंगे 3000 रुपए, बाकी सर्विस बढ़िया दो, पैसा कमाओ। वेटर्स की सामान्य आय ये होती है। इसलिए जब आप वेटर को टिप दे रहे होते हैं तो एक पक्ष ये भी काम कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको पैसा मिलता नहीं है। इसे टिप देते हुए एक पक्ष ये भी आता है कि वहां से तो मिलेगा नहीं, यहीं से सही, उसे न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और इसलिए स्कूल कॉलेज के बच्चे अमेरिका यूरोप में, उनका प्रिय तरीका है किसी रेस्टोरेंट में वेटर बन जाने का तरीका। उन्हें अपने कॉलेज की फीस जमा करनी है, वो फीस पेरेंट्स से हर जगह नहीं मिलती है। वहां 16-18 साल के बाद पेरेंट्स पूछते भी नहीं है। यहीं पर 35 साल के बच्चे पाए जाते हैं भारत में। वहां 16 साल के बाद बच्चा नहीं पाया जाता है, 16 साल के बाद बड़े हो जाते हैं। वहां भारत अकेला देश है जहाँ 35 साल के बाल पाए जाते हैं, बालक बालिकाएं पाए जाते हैं। कि क्या हो 35 साल के, क्या करते हो? पढ़ते हैं। कैसे? पापा पैसे भेजते हैं। शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई, 3 बच्चे भी हैं, और पापा सबको पालते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये दुनिया में अकेला अजूबा भारत है, कोई देश ऐसा नहीं है। वहां के लोग रेस्टोरेंट में नौकरी करते हैं, टिप कमाते हैं, टिप से अपना काम चलाते हैं। तो ये उनके समाज का अपना तरीका है। हमारे कोई काम करके देखे, तेरा बाप मर गया, तू नौकरी करेगा वेटर की, तेरे बाप की मुंशदी बड़ी बड़ी हो तू। इसी चक्कर में लोग निकम्मे हो जाते हैं। तो बख्शीश एक चीज हुई। दूसरा, त्योहारों पर जो मिलने वाली राशि है, भाई आंटी जी दिवाली दे दो, आंटी जी होली दे दो, तो जिस त्योहार में कुछ मिलने का स्कोप हो वो मांग लेते हैं। ठीक, 2 ठो बातें हो गई। अब तीसरी बात सुनिए। देखिए, एक तीसरी बात ये है, किसी समाज में बहुत सारे स्टेटस होते हैं। स्टेटस का मतलब जिन चीजों से प्रतिष्ठा बनती है उनको बोलते हैं स्टेटस। जैसे किसी व्यक्ति का स्टेटस कितना है, इसकी पहचान एक तो होती है उसके पास धन कितना है, दूसरा वही उसके पास शक्ति कितनी है, पावर कितनी है, तीसरा है उसके पास सामाजिक सम्मान कितना है। 3 चीजें हो सकती हैं, और व्यक्ति चाहता है कि तीनों मिल जाए जीवन में, और तीनों मिलना आसान नहीं होता है। जिसके पास तीनों हैं या जिसके पास तीनों नहीं है, वो शांत रहता है। तीनों नहीं है तो भी शांत, तो इसलिए शांत की मेरे करने से कुछ होगा ही नहीं। तीनों है तो मैं करूंगा क्यों? जिसके पास तीनों में से 1 या 2 है और 1 या 2 नहीं है, वो बेचैन रहता है, छटपटाता रहता है, उसको बड़ी छटपटाहट छूटती रहती है। ऐसा व्यक्ति धन है पर शक्ति और सम्मान खास नहीं है। आप मान सकते हैं अनिल अंबानी, मुकेश नहीं, मुकेश बोलते ध्यान रखना गड़बड़ हो जाएगी। उसका पैसा बहुत खत्म हो गया, पर उसके बाद भी 2-4-5 हजार करोड़ तो हुआ ही उसके पास, कुल मिला के भी पैसा है। अभी उसकी पावर नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा उसको, ना खास सम्मान है। सड़क पे घूमेगा, 1-2 लोग ही मिलेंगे ऑटोग्राफ लेने वाले, वरना पूछता नहीं उसको आजकल। पैसा तो है, ऐसे लोग भी मिलेंगे, पावर है, किंतु पैसा नहीं है, बहुत सम्मान नहीं है। कोई ऐसा ईमानदार सा राजनेता अगर आपको, जैसे मैं तो एक को जानता था, तो राजनेता है नहीं, लेकिन कोई और राजनेता आपको समझ में आए जो बहुत ईमानदार हो, जीवन भर उसने कोई पैसा नहीं कमाया, और तीसरा कोई बहुत सम्मानित व्यक्ति जिसके पास न शक्ति है न धन है, जैसे ज्याद्रीज को अगर आप जानते हो, आपने नाम सुना इनका? अमर्त्य सेन की जो किताबें हैं ना, उनके जो को ऑथर हैं उनका नाम है ज्याद्रीज, जो हिंदी की बुक्स आती है ट्रांसलेशन में इसी नाम से आती है। ज्याद्रीज कौन है उसके बारे में जानेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा आपको। एक फ्रेंच आदमी है और इकोनॉमिक्स का दिग्गज आदमी है। वो भारत आ गया रिसर्च करने के लिए, उसको रिसर्च करना बड़ा अच्छा लगता है। अमर्त्य सेन के साथ काम किया, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्रोफेसर रहा लंबे समय तक। और वो कैसा प्रोफेसर है? वो दिल्ली में किसी न किसी झुग्गी झोंपड़ी वाली कॉलोनी में रहता है हमेशा। एक साइकिल है उसके पास, कहीं भी जाना हो साइकिल उठाएगा। जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत स्थापित संस्था है, सम्मानित संस्था है, वहां वो प्रोफेसर रहा है। झुग्गी बस्ती से निकलेगा, अपनी साइकिल पे जाएगा कॉलेज, वहां पढ़ाएगा।
और उसके बाद वापस शाम को झुग्गी बस्ती में, उसे वेतन से मतलब नहीं, जो वेतन मिलेगा समाज पे खर्च कर देगा। और अब पिछले 5-7 साल से क्या कर रहा है, झारखंड के एक जिले में जो सबसे गरीब जिले हैं वहां रहकर आदिवासियों के बीच में रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोगों का सामाजिक सम्मान कम है, बहुत ज्यादा सम्मान है, बहुत ज्यादा सम्मान है। तो जैसे जादरीज, सम्मान बहुत है, पावर नहीं है, कोई पूछता ही नहीं, धन नहीं है। 3 ही चीजें हैं जिसके लोग आमतौर पर काम करते हैं। और आपको ये अच्छे से पता है, जो भी आपने हाथ खड़ा किया था, आपने माना था कि इन 3 में से अगर एक को चुनना हो तो आप शायद सम्मान को चुनेंगे। अधिकांश लोग सम्मान को चुनेंगे। मतलब अगर ये मान लें कि बाकी दोनों चीजें मूल रूप में है, धन इतना है कि जीवन चल जाए, शक्ति इतनी है कि कोई टॉर्चर ना कर सके, उस स्थिति में आपकी पहली चॉइस सम्मान हो जाएगी। अगर धन बिल्कुल नहीं है, गरीबी बहुत ज्यादा, तो पहली चॉइस धन ही होगी, सीधी सी बात है। लेकिन यदि बेसिक जरूरत पूरी हो रही है तो उसके बाद पहली जरूरत शायद सम्मान हो जाएगी। और इसलिए देखना पड़ता है कि किसी समाज में सम्मान प्राप्त करने का तरीका क्या है। और भारतीय समाज में सम्मान प्राप्त करने का, जैसे अगर आप अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका में सिंपल फार्मूला है, सम्मान आता है धन से, जितना धन उतना सम्मान, एकदम सिंपल फार्मूला है। अमेरिका में सिंपल सी कहावत है, अगर आपको समाज का सम्मान चाहिए तो पैसा कमाओ, पैसा कमा के दिखाओ। कंपटीशन है, कैपिटलिज्म है, नियोलिबरलिज्म वहीं की विचारधारा है। इसलिए मार्क जुकरबर्ग या जितने भी लोग पैसा कमाएंगे, जैसे ये जो लड़का है एलोन मस्क, जो है आदमी, जो है इतना बदतमीज टाइप का आदमी है, हर चौथे 5वें दिन कुछ ना कुछ ऐसी बकवास कर ही देता है कि सोशल मीडिया पे आरोप लगता है। थाईलैंड में उस कोच ने उन बच्चों को बचाया तो उसने क्या कहा कि बच्चों का बाल शोषण करने वाला आदमी है। इंटरनेशनल कोर्ट में केस चल रहा है, हालांकि बच तो गया है, केस फिर आगे बढ़ेगा। इतना बदतमीज किस्म का आदमी है, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि उसने बहुत कम उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी 2 कंपनियों का सीईओ है, वो मालिक भी है उसका, एक पार्टनर, एक मतलब हिस्से तक, सम्मान जबरदस्त है। स्पेस एक्स, टेस्ला, 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पैसा अगर है तो अमेरिका पूरा सम्मान है। भारत में आज से कुछ साल पहले तक धन और सम्मान का लिंक नहीं था। भारत में कोई कितना भी पैसा कमा ले, सामाजिक सम्मान उसको ज्यादा नहीं मिलता था, क्योंकि भारत में था कि सामाजिक सम्मान के लिए सामाजिक उद्यम किया या नहीं, समाज के लिए काम किया या नहीं, ये मैटर केंद्र में रहता था। धर्म अच्छा तरीका था सामाजिक सम्मान के लिए। मुरारी बापू, रामदेव या जो भी धार्मिक लोग हैं, उनका सम्मान भारत में ज्यादा होगा पैसे वालों की तुलना में। जिन लोगों ने समाज के लिए कुछ योगदान दिया है, सोशल सर्विस ठीक से की है, चाहे वो जैसे नानाजी देशमुख हुए आरएसएस के विंग से, मदर टेरेसा हुई दूसरी साइड से, इन लोगों को जो सम्मान भारत में मिला, बहुत बड़ा सम्मान मिला। लेकिन भारत में बहुत बड़े बड़े उद्यमियों ने इस बारे में खूब लिखा है कि भारत में उद्यमशीलता इसलिए नहीं बढ़ती कि उद्यम का सम्मान नहीं है, और उद्यमी व्यक्ति पर सामान्य आरोप है कि पैसा कमाता है, इसलिए उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। ये कल्चर हमारे यहाँ 15-20 साल पहले तक अच्छे से थी। 1990 के आसपास तक उदारीकरण के बाद थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ है। उदारीकरण के बाद से क्या हुआ है कि हमारे यहाँ भी अब धन सामाजिक सम्मान का एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है, बल्कि ऐसा कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कारक बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटस आजकल जो हो गया है वो धन है। और अगर ये बात सही है, या ये तो आप बताइए अपने अनुभव से, अपने समाज में ऐसा महसूस किया या नहीं किया है, लेकिन आजकल इंडियन सोसाइटी की स्टडीज में ऐसा माना जा रहा है कि धन अब भारत में सम्मान हासिल करने का एक बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है, शायद सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है। और अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा समाज हर व्यक्ति को प्रेरित करता है कि धन कमाओ, और धन कमाने के सीधे रास्ते बहुत ज्यादा होते नहीं है। जब धन कमाना सम्मान कमाने का माध्यम बनेगा तो सीधी सी बात है कि हर व्यक्ति तो अपना धन सामान्य तरीके से कमा नहीं पाएगा, और इसलिए सम्मान कमाने के लिए, या प्रतीकात्मक रूप में कहें तो धन कमाने के लिए, उसे वैकल्पिक रास्ते देखने पड़ेंगे। और जैसे ही वैकल्पिक रास्तों की ओर बढ़ेगा, इसका सामान्य सा मतलब है कि अब उसको करप्शन की ओर जाना पड़ेगा। अगर वो सरकारी नौकरी में है तो या तो उद्यम करे, उद्यम करने में ज्यादा साहस चाहिए, तनाव रहता है, तो इसलिए कई लोग क्या करते हैं कि करप्शन का सहारा लेते हैं। चौथी और अंतिम बात, सामाजिक फैक्टर्स में क्या है। आजकल जो कल्चर है, उस कल्चर के लिए एक शब्द चल रहा है कंज्यूमरिज्म या कंज्यूमर कल्चर। ये शब्द आपके सामने आया कभी? उपभोगवादी या उपभोक्तावादी संस्कृति इसको हिंदी में कहते हैं। बहुत लोगों ने, जैसे जिया बोधरिया नाम का एक चिंतक था, उसने इस नाम से किताब भी लिखी, कंज्यूमरिज्म का विचार भी कहते हैं कि उसी व्यक्ति ने दिया। अगर आप उसका नाम कहीं कोट करना चाहें तो जिया बोधरिया नाम है उसका। पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स में से एक थिंकर है और बहुत प्रसिद्ध चिंतक है। अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, उसकी पुस्तक का नाम है द कंज्यूमर एज। एक बार आप चेक कर लीजिए गूगल पे, कंज्यूमरिज्म पे अच्छा इनका लेखन है, अच्छा रिसर्च है। कंज्यूमर कल्चर का मतलब ये हुआ, इस पर लोग मजाक में पता क्या बोलते हैं, जैसे एक आदमी था डेकार्ट, मैंने इसका जिक्र एक बार किया था आपके सामने। हाँ, संदेहवादी नहीं है डेकार्ट, डेकार्ट संदेह पद्धति वाला आदमी है। दर्शन में ना बहुत बारीक अंतर होते हैं। डेकार्ट संदेह पद्धति वाला आदमी है, किंतु अंत संदेह में नहीं करता है। संदेहवादी का मतलब जो अंत संदेह में करे, जैसे ह्यूम एक व्यक्ति है, वो संदेहवादी है, स्केप्टिक फिलोसोफर है। तो डेकार्ट ने संदेह पद्धति दी, मेथड ऑफ डाउट दिया। लेकिन मैं भी जो बात कर रहा हूँ, डेकार्ट का एक कथन मैंने आपके सामने बोला था, कोजिटो एर्गो सुम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। तो मेरे होने का सार है सोचना। फिर एक अस्तित्ववाद आया जिसमें सार्थ और कई लोग थे, उन्होंने कहा, जिसका भाव यह है कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। इसका मतलब है कि मैं हूं क्योंकि मैं अपने जीवन को अर्थ देना चाहता हूं। मेरे होने का मतलब है कि मैं नए नए फैसले करूंगा, अपने जीवन को अर्थ दूंगा नया नया, ऐसा। और बोधिया ने कहा कि आजकल का मुहावरा है, आई कंज्यूम देयरफॉर आई एम। मैं भोग करता हूं इसलिए मैं हूं। आज के मनुष्य के पास अपने अस्तित्व की पहचान ये है कि वो कंज्यूम करता है।
और आपको अच्छे से पता है कि आज के लोगों में इस बात का बड़ा कंपटीशन है कि कौन कितना ज्यादा कंजम्पशन करता है। और कंजम्पशन में सबसे महत्वपूर्ण कंजम्पशन माना गया कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। ये शब्द आपने इकोनॉमिक्स में जरूर सुना होगा, कॉन्स्पिक्यूअस। स्पेलिंग देख पाए, CONSPICOUS, कॉन्स्पिक्यूअस, प्रदर्शनकारी उपभोग या प्रदर्शनात्मक उपभोग। इसका मतलब मैं इसलिए कंज्यूम नहीं कर रहा कि मेरी जरूरत है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे दूसरे को नीचा दिखाना है। और इसलिए यदि हम, जैसे फोन है, हम बहुत अच्छा फोन लेंगे लेकिन उस फोन की क्षमताओं का 10% भी हमें समझ में नहीं आएगा, पर लेंगे सबसे बड़े वाला फोन। और ये हम सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको आरोप लगा रहा हूं या बार-बार आरोप लगा रहा है, हम सबके साथ ऐसा होता है। चाहे वो फोन हो, कल को कुछ और चीज होगी, कुछ और सामान खरीदना होगा, ब्रांड के पीछे का एक पागलपन होगा कि इस ब्रांड की वस्तु मेरे पास है। मेरे पास बाइक है तो ये वाली बाइक है, कौन सा होती है, हायर भूसा, अच्छा जो भी है, चलिए जो भी है, तो ऐसी बाइक है। आजकल आप बड़े शहरों के छोटे बच्चों से बात करें, ध्यान रखना, बड़े शहरों के छोटे बच्चों से बात करनी है कि जिस समाज में बच्चों के सपने फरारी के हों, और कौन सी लैम्बोर्गिनी, यही नाम है लैम्बोर्गिनी, सारी ये है कि जिस समाज में कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा उपभोग करने की इच्छाएं बढ़ेंगी, वहां व्यक्ति की धन कमाने की इच्छा अपने आप बढ़ेगी। और कंज्यूमर कल्चर जिन दो चीजों को बहुत नुकसान करती है, एक तो प्रकृति का बेड़ा गर्क कर देती है, क्योंकि हम जो कुछ भी कंज्यूम करते हैं उसको बनने में प्रकृति का नुकसान होता ही होता है, किसी न किसी रूप में होगा। और दूसरा, जब भी कुछ कंज्यूम करेंगे हमें उसके लिए खर्च करना होगा। और इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे व्यक्ति को धन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, और धन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी तो एक रास्ता उसका क्या है कि वो भ्रष्टाचार की ओर बढ़ेगा। कंज्यूमर कल्चर से होने वाले नुकसानों में से एक बड़ा नुकसान और भी है, वो ये है कि घर के अंदर परिवार के मेंबर्स के बीच में कंपटीशन होने लगता है। आप लोग शायद लगभग आखिरी पीढ़ी हैं जिनके माता पिता ने अपने बच्चों के लिए खूब त्याग किया होगा। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, माता पिता तो हमेशा ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिएगा अगली पीढ़ियों में आप लोग इस बात को मानते हैं कि आपके माता पिता ने आपके लिए खूब त्याग किया है, जनरली किया ही होगा, है ना। और वो त्याग करके अच्छा फील भी करते होंगे कि उन्होंने बच्चों के लिए त्याग किया है, और आप इस बात के लिए उनके प्रति थैंकफुलनेस महसूस भी करते होंगे, कृतज्ञ भी रहते होंगे, ठीक है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जिस दौर में वो आपके लिए त्याग कर रहे थे, उस दौर में उनके आसपास कंज्यूमरिज्म की उतनी हवा नहीं पहुंची थी जितनी आपके सामने पहुंच चुकी होगी जब आप किसी बच्चे के पेरेंट्स होंगे उस समय। अगर पेरेंट्स को ये लगने लगे कि जैसे फिल्म देख के क्या लगता है, एक ही जीवन है, एक ही जिंदगी है, कल हो ना हो, ये सब सुनते हैं बार बार। अगर ये एहसास बहुत गहरा हो जाए कि एक ही जीवन है, उसी में सारा जीना है, और 2 बच्चे पता नहीं कैसे हो गए, इनकम वक्त में सारा खर्च हो जाता है, फिर मन करता है कि इन पर क्यों खर्च करें, हमारी तो उम्र निकल जाएगी जब तक ये बड़े होंगे, और ये पूछेंगे नहीं बाद में हमें, तो क्यों ना हम अपने ऊपर ज्यादा खर्च करें, इनके ऊपर उतना ही करें जितना करना जरूरी है, बहुत ज्यादा क्यों करें। और ये माइंडसेट बनना बहुत मुश्किल है, ऐसी संभावना बन सकती है, संभावना बन सकती है। और जितनी मात्रा में ये संभावना बनेगी उतनी मात्रा में सोशल बॉन्डिंग्स जो है फैमिली के अंदर की, वो खत्म होनी शुरू होंगी। इसलिए कई लोग डरते हैं कि बच्चों के लिए त्याग करने वाले पेरेंट्स ऐतिहासिक वस्तु ना बन जाए। थोड़ा बहुत त्याग तो करेंगे, जो बायोलॉजिकल, जो हमारे हार्मोनल रिस्पॉन्सेज हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन हार्मोनल रिस्पॉन्स से आगे का जो त्याग है, वो त्याग आगे की पीढ़ियां उस मात्रा में देख पाएंगे या नहीं, सवाल यहाँ पर ये है। और ये रिस्क है कि इस बदलते हुए समाज में ऐसी टेंडेंसीज कम होती जाए। तो ये 4 फैक्टर्स हैं सोशल, आप इनका जिक्र करें। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि समाज लगभग तय कर देता है कि उस समाज में करप्शन होगा या नहीं होगा। आप सामाजिक में चाहें तो एक लिख लें, या राजनीतिक में लिख लेंगे कमजोर सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का मतलब समाज का वो हिस्सा जो सामाजिक ढांचों को ठीक रखने के लिए तत्पर रहता है, अवेयर रहता है, जागरूक रहता है। और भारत में सोशल या सिविल सोसाइटी बहुत कमजोर है, इसलिए वो भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर उतना सक्रिय नहीं हो पाती जितना सक्रिय होने की जरूरत है उसको कंट्रोल करने के लिए। दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारण। आप बाकी सभी कारणों को समय के साथ कम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, हो सकता है कि हसीन कल्पनाओं की खत्म भी कर लेंगे, लेकिन जिस एक कारण को खत्म करना, कम करना, कमजोर करना लगभग असंभव है, वो है मनोवैज्ञानिक कारण। और मनोवैज्ञानिक कारण है, अगर आप थॉमस हॉब्स को याद रखें, इसमें हॉब्स का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखे भी तो रेफरेंस के तौर पर। अगर आप ये मान लेते हैं कि मनुष्य मूलतः 2 चीजों से युक्त है, एक तो है मनुष्य मूलतः स्वार्थी है, और दूसरा मनुष्य मूलतः सुखों की आकांक्षा करता है। थॉमस हॉब्स दोनों बातें मानता है। कुछ मानते हैं कि मनुष्य मूलतः सुखों की कामना करता है किंतु स्वार्थी नहीं मानते, कुछ मानते हैं मूलतः स्वार्थी है किंतु सुखाकांक्षी नहीं मानते, लेकिन हॉब्स मानता है कि दोनों बातें सही हैं, मनुष्य मूलतः स्वार्थी भी है और मूलतः सुखाकांक्षी भी है। आपकी सहमति इनमें से किसी एक बात से, दोनों बातों से है? मनुष्य मूलतः सुख चाहता है ना। उसका नाम बदल के आप बोलेंगे संतोष चाहता हूं, मैं तो शांति चाहता हूं, घुमा फिरा के निकलेगा क्या, वो सुख निकलेगा। तो मनुष्य चाहता है मूलतः सुख, और मनुष्य है स्वार्थी। और यह भी तय मान के चलिए कि सुखों में सबसे प्राथमिक सुख जो होते हैं वो ऐन्द्रिक सुख होते हैं। सुखों में सबसे प्राथमिक सुख, जीवन की शुरुआत में कौन से सुख में प्रभावित करते हैं? ऐन्द्रिक सुख है। अच्छे भोजन का सुख, वस्तुओं का सुख, ये सब क्या है? ऐन्द्रिक सुख है। सेंसुअल प्लेजर्स हैं, यौवन में यौन सुख भी है, सेंसुअल प्लेजर है, और ये सामान्यतः हर प्राणी को एक उम्र तक प्रभावित करते हैं। कुछ ही लोग इन सुखों से आगे बढ़ने की हिम्मत कर पाते हैं। अध्यात्म का सुख, त्याग का सुख, सामाजिक संतोष का सुख, ये सब सुख सबके बस की बात नहीं। ज्ञान का सुख, एपीजे अब्दुल कलाम की तरह कोई ये कहे कि मेरा विवाह तो विज्ञान से हो चुका है, मैं क्यों विवाह करूंगा भाई, मेरा तो सारी रुचि विज्ञान में ही है, दर्शन में ही है, ज्ञान में ही है, ये बहुत कम लोग हैं, रेयर लोग हैं।
अब यदि समाज का लगभग हर व्यक्ति स्वार्थी भी है, सुखों की कामना भी करता है और ऐन्द्रिक सुख ही उसके केंद्र में है। ऐन्द्रिक सुख वो सुख हैं जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं। ऐन्द्रिक सुखों में लगभग हर सुख पैसे से खरीदा जा सकता है किसी न किसी मात्रा में। और जिसके अंदर सुख ज्यादा से ज्यादा पाने की चाहत अगर स्वाभाविक है मनुष्य में, तो सीधी सी बात है कि वो अपने सुख हासिल करने के कुछ ना कुछ उपाय ढूंढता रहेगा। वो कानूनों से, सामाजिक मर्यादाओं से पूरी तरह बंधेगा नहीं। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य मन के स्तर पर करप्ट होने को लगातार तैयार रहता है। वो मूलतः करप्ट है। आपको ध्यान होगा इड और ईगो का जिक्र हुआ था। इनमें से स्वाभाविक क्या है? मतलब एक है इड, एक है सुपर ईगो। इनमें स्वाभाविक तो इड ही है। और इड क्या है? ऐन्द्रिक सुखों की कामना है। इड हमें स्वार्थी बनाती है। तो सिगमंड फ्रॉइड की भाषा में कहें तो इड वाली बात कह लीजिए, हॉब्स की भाषा में कहें तो स्वार्थवाद और सुखवाद कह लीजिए। और इस वजह से अगर व्यक्ति के बहुत ठोस मूल्य ना हो, अगर व्यक्ति के चरित्र का विकास बहुत मजबूती से ना हुआ हो, तो फिसलने को वो हमेशा तैयार बैठा हुआ है। इसलिए फिसलना हमेशा आसान है। किसी नैतिक यात्रा में ऊपर चढ़ना एक कदम हमेशा मुश्किल काम होता है। तो क्या हम कह सकते हैं करप्शन होने की एक बड़ी वजह मनुष्य का स्वाभाविक मनोविज्ञान भी है। और अगर चाणक्य की बात माने, चाणक्य ने कहा कि किसी भी समाज में भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता। वो इसी भाव से कह रहे हैं समाप्त नहीं हो सकता। कैसे समाप्त होगा? क्योंकि बाकी सब आप ठीक कर लोगे। समाज ठीक कर लिया, पॉलिटिक्स ठीक कर ली, कानून ठीक कर लिए, मनुष्य की मूल प्रवृत्ति कैसे ठीक करोगे? और यदि मनुष्य का मूल स्वभाव वैसा है तो मौके की ताक में रहेगा। मतलब मैंने एक आध विकसित देश में देखे ऐसे एग्जांपल से करप्शन का स्कोप कहां बन जाता है और आराम से होता है करप्शन। बस ये है कि स्कोप वहां उतना आराम से नहीं बनता जितना हमारे बन जाता है, लेकिन प्रवृत्ति वही है, उसमें कोई खास अंतर नहीं आता है। तो ये हुए दो कारण। तीसरा है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कौन कौन से हैं जो करप्शन को प्रमोट करते हैं? उसकी एक वजह तो ये है कि हमारे देश में महंगा लोकतंत्र है। और महंगा लोकतंत्र का मतलब लोकतंत्र है ही, चुनाव व्यवस्था है, चुनाव बहुत महंगे हैं। और जैसा कि अनुमान किया जाता है, भारत सरकार कहती है कि एमपी बनने के लिए कितना फंड मिलता है, मतलब कितना फंड खर्च कर सकते? 70 लाख रुपए शायद अभी है ना। और होता कितना है? दिल्ली में विधानसभा की टिकट कह रहे हैं कि 20-20 करोड़ की बिकी है। 20 करोड़ की टिकट कोई खरीद रहा है, उसके बाद 5-7-8 करोड़ खर्च भी करेगा इलेक्शन जीतने में, 28 हो गया तो मान लो हार गया। फिर 5 साल वेट करना है उस इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट लेने के लिए, अगला इलेक्शन लड़ना होगा। और अगर जीत गया तो उसको अपने 5 साल में सूद समेत पैसा निकालना है बाहर, क्योंकि इतने अच्छे नेता तो आमतौर पर नहीं है जो अपने घर से पैसा खर्च करके पॉलिटिक्स में जाएंगे, वापस तो वसूलेंगे ही। और क्योंकि महंगा लोकतंत्र है, चुनाव का खर्च बहुत ज्यादा है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन है नहीं, इसलिए अपने चुनाव को खर्च को निकालना उनकी मजबूरी है। इसलिए कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो शुरू वहीं से हो जाता है जहां से चुनाव पद्धति शुरू होती है। और इसलिए धनतंत्र कहते हैं भारत को। केवल अमीर लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, गरीबों के बस की बात है नहीं। लेनिन की भाषा में कहें तो लोकतंत्र वह व्यवस्था है जहां गरीबों को यह चुनना होता है कि अगले 5 साल तक वे इन अमीरों में से कौन से वाले अमीर के हाथों शोषित होना चाहते हैं। इतना ही चुनना होता है बस। इसी को हम लोग उदार लोकतंत्र या लिबरल डेमोक्रेसी कह देते हैं। दूसरा है कि हमारे यहाँ जो राजनीति है वो मूल्यों पे टिकी है, मुद्दों पे टिकी है, या आमतौर पर व्यक्तियों पे टिकी हुई है। व्यक्तियों पे टिकी है। तो व्यक्ति केंद्रित लोकतंत्र जैसे व्यक्ति केंद्र में आता है, लोग व्यक्ति से मोहब्बत करने लगते हैं, न कि विचारों से करते हैं। और जब व्यक्ति से मोहब्बत होती है तो उसकी कुछ गलतियां लोग आराम से छोड़ देते हैं, यार छोड़ो कोई बात नहीं, अरे ठीक है इतना चलता है, इतना तो सब करते हैं, तो ठीक है इतना तो जैसे व्यक्ति का करिश्मा केंद्र में आता है, वैसे ही नैतिक मुद्दे, संवैधानिक मुद्दे पार्श्व में चले जाते हैं, बैकग्राउंड में जाते हैं, और इस वजह से दिक्कत आती है। ये वंश केंद्रित वाला मामला है ना, उसमें भी ऐसा हो सकता है। मतलब मुद्दों पर आधारित नहीं है, या तो व्यक्ति केंद्र में है, या वंश केंद्र में है, परिवार केंद्र में है, इस वजह से ऐसी स्थिति बन जाती है। बस एक आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर में भी, मतलब हमारी जो जनता है उसके वोटिंग बिहेवियर में भी करप्शन कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता है। तो करप्शन का बड़ा मुद्दा न होना। जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, मुखर्जी नगर में भी ठीक ठाक उसकी हवा थी उस जमाने में। 2000 कब की बात है? 13 के आसपास की बात है, 12-13 की बात है ना। तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ, अन्ना हजारे का नाम बहुत सुना हुआ नहीं था लोगों ने उस समय तक। अरविंद केजरीवाल को भी लोग शायद बहुत कम जानते थे, किरण बेदी को फिर भी जानते थे कुछ लोग। कुमार विश्वास वो लोग जानते थे जिनको कविताओं में अच्छी खासी रुचि है, लेकिन कुमार विश्वास एक पब्लिक फिगर के रूप में उस समय तक नहीं जाने जाते थे। आंदोलन शुरू हुआ तो मुझे ध्यान है कि जब सबसे पहली बार एक समूह हमारे पास आया कि हम बच्चों से बात करना चाहते हैं आंदोलन के बारे में, तो मैंने कहा पहले मुझसे बात करो, क्या क्या कहना चाहते हो बच्चों को। तो जो तर्क आया था, पता क्या तर्क ये था, हम सब यहाँ पर ठीक से पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक 75 साल का बूढ़ा जंतर मंतर पे बैठा है भूख हड़ताल पे हमारे लिए, और कुछ हो ना हो उस 75 साल के बूढ़े के लिए सबको बाहर आना चाहिए। मैंने बहुत गौर से देखा और जो मैं समझ पाया वो ये कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो आंदोलन शुरू हुआ है वो भी मूल तर्क बुढ़ापे को बना रहा है। भ्रष्टाचार ना इमोटिव मुद्दा नहीं है भारत में। भारत में चाहिए इमोटिव मुद्दा कि इलेक्शन में आग लग जाए किसी मुद्दे पे, ऐसा कुछ मुद्दा चाहिए। जैसे पुलवामा हमला हुआ, कुछ सिंदूर बिखरा हुआ दिखेगा टीवी पे, खून बहता हुआ दिखेगा, तो वो मुद्दा बनेगा, उससे भावनाएं भड़कती हैं, तो वो मामला बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा, मस्जिद बनेगा मामला। इस बार CAA पे इलेक्शन चलने वाला है, और जितना इन विपक्षियों को लग रहा है कि हम सरकार को घेर रहे हैं, सरकार उतना ही फायदा उठा लेगी इस मामले से।
सरकार इलेक्शन तक ऐसा माहौल बनाएगी कि पूरे देश में मामला इतना ही है कि एक तरफ मुसलमान और उनका समर्थन करने वाले देशद्रोही हैं, एक तरफ भारत को 21वीं सदी में ले जाने वाले मोदी जी और उनके सहयोगी लोग हैं। यही दो पक्ष हैं देश में। और जितना सीएए का विरोध करेंगे लोग, वो है मुट्ठी भर, मेजोरिटी बन नहीं पाएंगे कभी। उतना ही फायदा मिलेगा सरकार को, क्योंकि वो गरीबी को, हमारी जो ग्रोथ रेट है आज फिर आ गया कि वो और कम होने की आसार हो गए हैं, वो मुद्दे केंद्र में आएंगे नहीं। केंद्र में क्या रहेगा? यही देशद्रोही, देशभक्त, ऐसे चलता रहेगा। और इसलिए कहते हैं कि अगर पॉलिटिक्स ऐसी हो जहां पर करप्शन बड़ा मुद्दा ना हो। अन्ना के आंदोलन में मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ था कि भारत के इतिहास में पहली बार करप्शन जैसा सूखा मुद्दा, रूखा सूखा मुद्दा, शुष्क मुद्दा, जिसमें इमोशंस नहीं आते हैं भारत के इंसान के, विदेशों में आ जाते हैं। भारत के आम आदमी को करप्शन बुरी चीज लगती नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की व्यवस्था है। दिमाग अब तक राजशाही वाला है, राजतंत्र वाला है। और जिस देश में दिमाग राजतंत्र का होगा, व्यवस्था लोकतंत्र की होगी, वहां नेताओं के बेटे ही नेता बनेंगे, एमपी का बेटा एमपी बनेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग अभी भी राजतंत्र वाला है कि राजा का बेटा राजा। इसलिए राहुल गांधी को पीएम बनना ही होगा कभी ना कभी देश में, क्योंकि खोपड़ी जो है वो राजतंत्र वाली है। व्यवस्था बदलने से खोपड़ी नहीं बदलती, खोपड़ी बदलने में सदियां लगती हैं, तब जाके चेंज होती है। व्यवस्थाएं तो रातों रात बदल जाती हैं, खोपड़ी कैसे बदलेगी? इसे करप्शन कोई मुद्दा नहीं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सीएम बन गया उस लहर में, लेकिन पिछले 5 साल में आप देखेंगे पिछली सरकार गिराई थी लोकपाल के मुद्दे पर। ये सरकार जब से बनी, लोकपाल का मुद्दा नहीं आ रहा है। करप्शन के मुद्दे पर बात नहीं के बराबर हो रही है। हो रही है बीच में, याद दिलाने के लिए कि मई लोग हैं, हो रही है बात, लेकिन मुद्दे चेंज हो गए हैं सारे। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल धार्मिक व्यक्ति भी हो गए, पूजा पाठ भी कर लेते थोड़ा, मतलब ताकि माहौल वो भी ठीक रहे, वो भी खराब ना हो। क्या भाई, राजनीतिक मजबूरियां हैं हर पार्टी की, क्या करेंगे? करप्शन के सूखे मुद्दे पर सरकारें बनाना भारत में आसान काम नहीं है। और जो मैं कहना चाह रहा हूँ, करप्शन ऐसा मुद्दा बन नहीं पाता कि पॉलिटिक्स सेंटर में आए, इसलिए लोगों में या सरकारों में क्या होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं आ पाती, दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव। अच्छा, आप ईमानदारी से बताओ, अगर एक सरकार ऐसी बन जाए आपके राज्य में जो करप्शन को जीरो कर दे, आपकी राय में जनता उस सरकार को अगली बार जितवाएगी, हरा देगी? उसको हरा देगी, क्योंकि जनता को सुविधाएं चाहिए, और सुविधाएं आती हैं नोट देके। और जैसी ये सुविधाएं खत्म होगी, जनता भड़क जाएगी पूरी तरह से। जो मैंने आपसे कहा, 2 एमएलए का एग्जांपल दिया था। एक एमएलए जो एकदम ईमानदार आदमी है, वो एग्जाइल में चला गया, उसे कोई नहीं पूछ रहा, इस समय टिकट नहीं मिला, खत्म। और दूसरा जो मैंने कहा था, उसको टिकट मिल गया है, मुझे पूरी उम्मीद थी मिल भी गया टिकट उसे, और वो जीतेगा भी। दुनिया का कोई मतलब माइक उसको हरा नहीं सकता, क्योंकि उसने करप्शन को स्मूथ बना दिया है। क्या कर दिया है? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार का संस्थाकरण कर दिया है। इसलिए जनता बुड़बक होगी तो कैसे देश में कोई खास परिवर्तन होगा? जनता को चाहिए करप्शन चले, है ना, ठीक से चले, ज्यादा परेशानी ना हो। पुलिस वाला है, ठीक से पैसे लेके जाए, ज्यादा ना मांगे, ठीक पैसे मांगे। इतना तो बनता ना भाई, इतनी मेहनत करके नौकरी की है उसने, इतना तो बनता ना उसका। ये हमारे समाज का सामान्य व्यू रहता है। चलिए, चौथा है इकोनॉमिक कारण क्या, आर्थिक कारण क्या है? क्या ये कह सकते हैं कि गरीबी एक बड़ा कारण है करप्शन का? जब किसी समाज में गरीबी होती है तो फिर लोगों के मन में आता है कि एक बार मौका मिल जाए तो अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल लें, और ऐसा मौका जब मिलता है लोग फिर एक आध हाथ मार लेते हैं। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा का अभाव, सोशल सिक्योरिटी। ये टॉपिक सोशल जस्टिस या इंक्लूसिवनेस में आता होगा जरूर। सामाजिक सुरक्षा की कमी। सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है? देखिए, मैंने एक बार आपसे कहा था, इंश्योरेंस सेक्टर जो है ना, बहुत मजेदार चीज है। वो बेसिकली एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। आप ये बताएं कि परिवार व्यवस्था क्यों चलती है? परिवार के चलने के कुछ खास कारण माने गए हैं। और आजकल ऐसे लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है जो कहते हैं कि हम जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। आप में से कितने लोग ऐसे विवाह नहीं करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बढ़िया, 11 12। आजकल आप देखेंगे युवा पीढ़ी में ये विचार काफी ज्यादा है। मतलब हर पीढ़ी में लोग कहते रहे हम कभी शादी नहीं करेंगे, 3-4 महीने में शहनाई बज जाती है उनकी, फिर 2 साल बाद चुन्नू भी हो जाते होंगे घर में। वो सामान्य है, वो खास बात नहीं है। लेकिन इस समय ये ट्रेंड पहले की तुलना में ठीक ठाक बढ़ा है, केवल हमारे देश में नहीं, विकसित देशों में और ज्यादा बढ़ा है, और उसके बहुत सारे कारण भी हैं। आज की पीढ़ी कहती है कि शादी क्यों करें, जरूरत क्या है? और ये बात सही भी है, जरूरत क्या है, सच में जरूरत क्या है? जैसे आप कहेंगे समाज शास्त्र में माना गया कि परिवार के निम्नलिखित कार्य होते हैं, कहेंगे बताओ कार्य। पहला कार्य होता है यौन संबंधों का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। इससे विवाह से क्या होता है कि कम से कम 2 व्यक्ति एक दूसरे के साथ अपने उन इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं जो सामान्य इच्छाएं हैं। वो कहते हैं उसके लिए आजकल शादी नहीं करनी होती है, वो दैट इज इजीली मैनेजेबल एंड मैनेजेबल इन मल्टीपल रिलेशनशिप्स। सो ऐसी कोई बात नहीं है, इसको लेके आजकल समाज ज्यादा सोचता नहीं है। तो आजकल 3-4 ब्रेकअप नॉर्मल बात है, कोई ऐसी खास बात नहीं। क्या कौन आप समझ होंगे कि विवाह इसलिए किया जाए हमारे सोशल इथिक्स में। इस समय आप इस बात को मानते होंगे कि विवाह पूर्व प्रेम संबंधों के प्रति भारतीय समाज पहले से बहुत ज्यादा सहज हुआ है, बहुत सहज हो गया है। बड़े शहरों में तो बहुत ही ज्यादा हो गया है, छोटे शहरों में थोड़ा कम, गांवों में कहते हैं कम, लेकिन गांव के लोग भी कम नहीं होते। मतलब गांव के लोग भी अपने पहले मेरी धारणा थी गांव के लोग बड़े अच्छे होते हैं, बाद में गांव के कुछ लोगों से मिल लिया तो मेरी धारणा चेंज हो गई। मैं समझ गया कि ये केवल भौगोलिक अंतर है, बाकी मानसिक अंतर कोई नहीं है। वैसे सब वैसे रहता है, समान रहता है, ठीक है। अब इसको समाज शास्त्रीय नजरिए से समझना हो तो यूं समझे। कुछ लोग कहते हैं कि वेश्यावृत्ति को खत्म करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। ये छोटे मूर्ख हैं, इनसे बड़े मूर्ख हुए जो बोलते हैं दहेज प्रथा खत्म करने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। तो मेरे युवा ही तो आगे आए हुए हैं, और कौन आगे आया हुआ है जिससे दहेज प्रथा बढ़ गई है?
इसे यूं समझें, एक सिंपल कंसेप्ट, समाजशास्त्री नजरिया चीजों को देखने का कैसा होता है। औसत विवाह की उम्र पहले की तुलना में बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है। तो पहले मान लीजिए महात्मा गांधी 13 साल के थे, कस्तूरबा 9 साल की थी, तो 13 साल का बच्चा है, 9 साल की बच्ची है, तो विवाह की उम्र उस जमाने में वो रहती थी 10 साल, 12 साल, 13 साल, बाल विवाह जिसको बोलते हैं, बालिका वधू, वो वाला। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज की हालत बड़े शहरों में ये है कि आजकल बड़ा सामान्य ट्रेंड है, अगर लड़का 30 से 35 के बीच में है तो मानते हैं कि ठीक है, मतलब अब विवाह की ठीक उम्र आई है। सच में लड़कों के बारे में आजकल कि 30 तो ठीक उम्र है, 30 के बाद ये कि हाँ अब बहुत लेट मत करो, लेकिन 30, 31, 32 तो सामान्य उम्र आजकल बड़े शहरों में हो गई है। आप लोग सहमत हैं इस बात से? तो लड़कियों के पेरेंट्स भी आजकल मैं देख रहा हूँ कि वो भी 28-30 तक तो कोई खास तनाव नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पहले 15 में तनाव में आ जाते थे, अब ये कि 25, 26, 27, 28, 30 तक चल जाता है, कोई खास दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखना, गांव में इतना नहीं होगा, बड़े शहर में शायद 30 हो जाएगा, छोटे शहर में 28 हो जाएगा, और छोटे शहर में 25 हो जाएगा, वो डिफरेंस रहेगा। लेकिन आजकल बड़े शहरों में 28-30 सामान्य उम्र विवाह की लड़कियों के लिए भी है, और लड़कों के लिए तो 30 में तो चलता ही है। तो विवाह की औसत उम्र बढ़ के पहुंच गई 30 मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, अमेरिका में एक सर्वे हुआ कि सामान्यतः एक अमेरिकी व्यक्ति के जीवन में पहली बार यौन संबंध की उम्र क्या होती है, एवरेज एज क्या होती है, तो वहां वो एवरेज 16 के आसपास निकली, तो वो 16 की एवरेज निकली। तो भारत के सांस्कृतिक रणमाकुरों ने कहा अमेरिका भ्रष्ट देश है, भारत ठीक देश है, भारत में ऐसा नहीं होता है। तो फिर देखा गया कि भारत में विवाह की औसत उम्र उस समय 13-14 चल रही थी, पर विवाह है तो विवाह है तो ठीक है। विवाह वाला संबंध संबंध न भवती, विवाह बिना संबंध संबंध भवती, ये खेल चल रहा था। और उसके बाद एक सर्वे आया, वो सर्वे देख के मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा बहुत दिनों से, इंडिया टुडे का सर्वे था, और पाया गया कि भारत में, बल्कि शायद उत्तराखंड की बात चल रही थी, सबसे ज्यादा पोर्न साइट जिस शहर में देखी वो हरिद्वार है। ये एक सर्वे आया एक बार। अब ये सब सर्वे जब सामने, और गूगल का सर्वे है, गूगल से आप क्या छिपाए, अमेरिका भ्रष्ट देश है, भारत ठीक देश है, भारत में ऐसा नहीं होता है। तो फिर देखा गया कि भारत में विवाह की औसत उम्र उस समय 13-14 चल रही थी, पर विवाह है तो विवाह है तो ठीक है। विवाह वाला संबंध संबंध न भवती, विवाह बिना संबंध संबंध भवती, ये खेल चल रहा था। और उसके बाद एक सर्वे आया, वो सर्वे देख के मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा बहुत दिनों से, इंडिया टुडे का सर्वे था, और पाया गया कि भारत में, बल्कि शायद उत्तराखंड की बात चल रही थी, सबसे ज्यादा पोर्न साइट जिस शहर में देखी वो हरिद्वार है। ये एक सर्वे आया एक बार। अब ये सब सर्वे जब सामने, और गूगल का सर्वे है, गूगल से आप क्या छिपाएंगे, जो भी जगह गूगल के थ्रू जाएगा, और गूगल सब रिकॉर्ड कर रहा है। आपने तो हिस्ट्री में जाकर डिलीट कर दिया, वहां डिलीट नहीं होता है, वहां इतिहास चरित्र पूरा लिखा हुआ है, दिन किस घंटे में कितने मिनट पर सब लिखा हुआ है, इतिहास पूरे अभिलेख गड़े हुए हैं वहां पर। और वो अभिलेख अगर किस दिन खुल गए तो अच्छी बात है कि सबके खुलेंगे, चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि तनाव की बात तो है ही। अब आप ये बताएं, ये जो न्यूनतम उम्र है प्रेम संबंधों की, मेरे ख्याल से अमेरिका में 16 है, तो भारत भी बहुत पीछे तो नहीं होगा इससे, है ना। आपका बहुत मन कर रहा है 18 मान लीजिए, ये एवरेज है, इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति पे शक किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग 30 वाले भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो उससे कम उम्र में जाते होंगे, इसलिए एवरेज 18 के आसपास आ रही है। अब आप सोच के देखिए, प्रेम संबंध की उम्र की एवरेज 18 साल, विवाह की एवरेज एज हो गई 30+, ये जो 12 साल बीच में है ये कैसे गुजरेंगे। इसलिए समाज को इस स्थिति में प्रेम संबंधों के प्रति लचीला होना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। और नहीं तो वेश्यावृत्ति के पैदा होने से कोई माइकल रोक के दिखा दे समाज को। जब समाज में दो तथ्य एक साथ हैं कि अच्छा पहली प्रेम की उम्र बढ़ रही है या कम हो रही है, बच्चे रहने को तैयार नहीं है, वो जवान होने को बेकरार है एकदम। आश्रमों में ऐसी बात करने लगते हैं जो पहले 12-13 में होती थी, आजकल आश्रमों में बच्चे ऐसी बात कर रहे हैं और जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, विवाह 30-32 में कर रहे हैं। जिस समाज में दो तथ्य एक साथ होंगे और ऊपर से कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ गए हैं, जिनकी वजह से वो खतरे खत्म हो गए जो पहले के इतिहास में हमेशा थे। खतरा क्या था कि गर्भ हो जाएगा, ये खतरा था, वो खत्म हो चुके हैं। इन सारे तथ्यों के बाद अगर कोई मूर्ख ये कहता है कि नैतिक व्यवस्था बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा, विवाह पूर्व संबंध नहीं होने चाहिए समाज में, ये मूर्खता का चरम है। समाज ऐसे काम नहीं करते हैं, समाज बहुत व्यावहारिक तरीके से नियम बनाते हैं, और समाज के बाबा लोग नियम माने ना माने, समाज अंदर नियम बना देता है अपने, और उन नियमों पर ही चलता है समाज। तो ये तरीका होता है समाज शास्त्रीय तरीके से समस्याओं को देखने समझने का, न कि केवल बड़ी बड़ी बात करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। तो आ तो रहे युवा आगे, देखिए युवा होने से पहले ही आ गए पड़े, युवा होने का वेट ही नहीं कर रहे हैं, पहले आ जाते हैं। अब समझो इस बात को, ये जो विवाह और परिवार व्यवस्था है उससे सबसे बड़ी चीज मिलती है सामाजिक सुरक्षा। एक काम है यौन संबंध, दूसरा काम क्या है, बच्चों का होना और बच्चों को स्टेटस मिले। आजकल के बच्चे बोलते हैं कि बच्चे होंगे क्यों, जरूरत क्या है, कितना टफ होता है बच्चों को पालना, छोड़ बच्चे नहीं चाहिए हमें, और बहुत जरूरत पड़ेगी तो सुष्मिता सेन की तरह गोद ले लेंगे बच्चे को, ऐसी क्या दिक्कत है। ये बात भी सही है भाई, नई पीढ़ी ऐसा बोलती है। फिर पूछते हैं और बताओ परिवार क्यों चाहिए। एक ही पॉइंट पे आके फंसता मामला कि जब बुढ़ापे में अकेले हो जाओगे तुम्हारे साथ कौन होगा, कभी संकट हो गया तो उस संकट में तुम्हें कौन लेके जाएगा हॉस्पिटल इमरजेंसी में, वो कौन होगा। वो कहते हैं कि उस एक संकट के लिए 40 साल झेलूं किसी को, मैं उसका कुछ और उपाय निकाल लूंगा। और उसके उपाय बहुत सारे आ गए आजकल, हजारों उपाय हैं।
अकेलापन तक ना रहे इसके उपाय भी हैं। हर शहर में ऐसे हॉस्टल्स बन गए हैं जहां बड़ी उम्र के लोग साथ में रहते हैं, दोस्ती के रूप में रहते हैं, कई दोस्त बन जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। और ये उसी समाज में होगा जहां सामाजिक सुरक्षाओं के वैकल्पिक ढांचे उपलब्ध होंगे। परंपरागत समाज में क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा का एक ही तरीका है, संयुक्त परिवार। और सामाजिक सुरक्षा का मतलब इंश्योरेंस। आप अपनी जवानी में मेहनत करेंगे इस उम्मीद में कि आपके बुढ़ापे में आपके बच्चे मेहनत करेंगे आपके लिए। इस पारस्परिकता पर टिकता है संयुक्त परिवार। और जिस दिन किसी समाज के सभी बूढ़ों को सरकार की ओर से जबरदस्त पेंशन मिलने लग जाती है, पेंशन है, आवास सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधा है, हर सुविधा बूढ़ों को मिलने लग जाएगी, उस दिन बूढ़ों को अपने बच्चों पर निर्भरता बचेगी, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सभी विकसित देशों में, विशेष रूप से पूर्वी यूरोपीय देशों में यह स्थिति है। वहां का बूढ़ा इतना मस्त बूढ़ा है, कोई तनाव ही नहीं उसे। 60 साल का होते सरकार का दामाद बन जाता है, सारी सुविधाएं उसको मिलती है सरकार की ओर से, कोई चिंता ही नहीं है। न खाने की चिंता है, न रहने की चिंता है, न स्वास्थ्य की चिंता है, हर चीज है। और हर घर में इमरजेंसी बटन लगे हुए कि किसी बूढ़े को तबियत खराब है, अकेला रहता है, केवल एक बटन दबाने की देर है। वो बटन दबा नहीं कि पुलिस पहुंचनी 1 मिनट के अंदर, फिर सारा काम पुलिस करेगी। लेके जाना हॉस्पिटल, बच्चा नहीं है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ले जाने से लेकर ठीक करवा के वापस छोड़ना सब उनका काम है। उसके बाद कई दिनों तक रोज चेक करेगी सरकार आके घर में कि भाई सब ठीक है कि नहीं है, वो सब करेंगे। जो सगा बच्चा नहीं करेगा वो सब करेगा राज्य। और इसलिए हमारे जैसे देशों में क्या है कि सामाजिक सुरक्षा के उपाय नहीं है। ये ना होने से क्या होता है कि व्यक्ति को लगता है कि पैसा होगा तो काम आएगा बाद में। लोग सोना खरीद के जमीन में कर देते हैं, कुछ संपत्ति खरीदते हैं, पैसा इकट्ठा घर में रखते हैं, और सिर्फ इसलिए कि जिस समय सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी और मेरे पास बाकी उपाय नहीं होंगे तो यही पैसा कमाएगा। और इसलिए करप्शन की भूख बढ़ने की बड़ी वजह है कि सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा के उपाय पर्याप्त नहीं है। सरकार भी कैसे करे, गरीब देश की सरकार भी कहां से इतने पैसे लेके आए, वो एक पक्ष तो है इस बात का। एक अंतिम बात आप ये कह सकते हैं कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो बुनियादी सुविधाएं भी हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, बुनियादी सुविधाएं भी महंगी हैं। और अंतिम, भारत में अमीरी और गरीबी का अंतर कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। अगर अमीरी और गरीबी का अंतर ज्यादा होगा तो गरीबों के अंदर जो प्रेरणा होगी अमीर बनने की वो भी ज्यादा होगी। और इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली भूख बढ़ती जाएगी कि मुझे भी इतना आगे बढ़ना है। इस वजह से भी करप्शन करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स दिमाग में आ जाते हैं। जो लीगल पक्ष है उसमें केवल एक आर्टिकल हमारे संविधान का 311 है, जो मैंने आपसे कहा था पहले भी, वो ध्यान रखिए। 311 का जिक्र हुआ था ना। मूल कारण है आर्टिकल 311। आर्टिकल 311 क्या करता है? कर्मचारियों को ऐसी सुरक्षा प्रदान करता है कि उनको यह भरोसा मिलेगा ना कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी नौकरी मिल जाती है कई बार। इतने लचर कानून है और इसलिए कर्मचारियों को यह भरोसा रहता है कि कानून कुछ भी कर ले, नौकरी तो हाथ से निकलेगी नहीं। दूसरी बात है कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें भी कई कमजोरियां हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि करप्शन की वजह से उसमें भी केस साबित करना आसान काम नहीं है। उसकी जो करप्शन की परिभाषा है, अभी मैंने देखा ही था, परिभाषा कमजोर है, उस परिभाषा में हर चीज साबित हो नहीं पाती है। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में करप्शन की परिभाषा कमजोर है और वो कानून अपने आप में भी बहुत ठोस नहीं है। विसल ब्लोवर्स प्रोटेक्शन एक्ट हम कितने समय से चाह रहे हैं लेकिन वो प्रभाव में नहीं आ पाता है। तो विसल ब्लोवर को क्या हमने तय किया, हिंदी में क्या लिखेंगे, यही या सीटी बजाऊ, विसल ब्लोवर कर लीजिए। बस स्पेलिंग का ध्यान रखना, अगर अंग्रेजी का शब्द लिखे तो स्पेलिंग ठीक लिखिएगा। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट का, मजबूत ऐसे एक्ट का न होना एक ये है। हालत यहां तक है कि सरकार में अगर कोई अधिकारी जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊंचे पद पे है और उसके खिलाफ कोई मामला बनता है तो उसमें केस तब तक नहीं चल सकता जब तक सरकार उसके लिए सहमति प्रदान न करे। तो यदि जॉइंट सेक्रेटरी ने करप्शन मंत्री के लिए ही किया था तो सहमति क्यों मिलेगी केस के लिए? सहमति नहीं मिलती है। और इसलिए आप एक बिंदु लिख लीजिए कि भ्रष्टाचार के मामलों के लिए सरकार की सहमति की आवश्यकता, जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव के लिए ऐसा होता है। और सरकारें क्या करती हैं, लंबे समय तक फाइल को लटका के रखती हैं अगर वो आदमी उनका अपना है तो, क्योंकि उसका करप्शन तो अंत में मंत्री को ही ले डूबेगा ना, तो मंत्री लोग मैनेज कर लेते हैं कि ऐसे ही हो जाए। अब है कि प्रशासनिक ढांचे में क्या कमजोरियां हैं जो करप्शन को हवा देती हैं। प्रशासनिक ढांचे में एक तो है डिस्क्रिशन का बहुत बड़े पैमाने पे होना। डिस्क्रिशन जितना ज्यादा होगा करप्शन का स्कोप उतना ज्यादा होगा। डिस्क्रिशन के लिए क्या हिंदी शब्द है? भेदभाव नहीं। अरे भाई, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिशन है। विवेकाधीन शक्तियां, विवेकाधिकार है ना, इसका मतलब अधिकारी को यह शक्ति है कि वो खुद अपने विवेक से फैसला करे, ये शक्ति। डिस्क्रिशन जितनी ज्यादा होगी करप्शन उतना ज्यादा होने का खतरा होगा, क्योंकि डिस्क्रिशन का मतलब है कि वो साइन करे या साइन ना करे, अप्रूवल दे या अप्रूवल ना दे। और जैसे ही उसके पास अधिकार है वो कहता है कि अप्रूवल मैं दे भी सकता हूं, नहीं भी तो मुझे अप्रूवल देने के बदले क्या मिलेगा, कुछ दोगे तो मैं अप्रूवल दूंगा। और फिर वहां से करप्शन का स्कोप बनता है एक। दूसरा, कठिन प्रक्रियाएं या जटिल कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। एक छोटा सा काम करवाना हो तो 8 जगह से फाइल गुजरती है, 10 फॉर्म भरवा लेते हैं। कोई छोटा सा काम हो तो, एक डॉक्टर का बड़ा प्रसिद्ध जोक है, सुरेंद्र शर्मा ने बड़ा सुनाया कई बार। एक डॉक्टर था तो जो भी जाता था ना उसको बोलता था ऐसा करो, अंदर जाके लेट जाओ, चेकअप करेंगे। एक आदमी क्या बोला, जी मेरे ना सिर में दर्द है, अंदर जाके लेट जाओ, चेकअप करेंगे। बोला हल्का सा, अरे कह रहा हूँ अंदर जाके लेटो, चेकअप करेंगे। तो अंदर कई लोग लेटे हुए थे कि चेकअप होगा। एक दूसरे से पूछा
कि यार मेरे तो सिर में दर्द था, ये कह रहे चेकअप करेंगे। बोला मैं तो बिजली का बिल लेके आया था इसलिए तो मुझे भी लिटा दिया कि चेकअप करेंगे तुम्हारा ऐसे में कोई क्या करे। तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, लंबे लंबे प्रक्रियाएं, हर चीज में 10 फॉर्म भरवाना, हर चीज में ये करो वो करो। और जब प्रोसीजर्स कॉम्प्लेक्स होंगे तो लोग क्या चाहते हैं, आसान रास्ता ढूंढते हैं। और आसान रास्ता ढूंढने का एक ही रास्ता है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की फोटो, रंग बिरंगी फोटो, उससे काम चलता है। ठीक है, इसके बाद आप एक चीज बताएं कि जो वर्क कल्चर है उसमें निष्क्रिय कार्य संस्कृति कह लीजिए, वही छवि याद कीजिए कि आप सरकारी ऑफिस में गए, वहां 4-5 मनहूस लोग बैठे हैं, मुंह फुलाए और सुजाए हुए। इस भाव से काम क्यों करना पड़ता है, इस भाव से बैठे। और सबसे अच्छा, अगर आपको दृश्य देखना, लंच के एकदम बाद जाइए, उस समय सबसे खूबसूरत दृश्य दिखता सरकारी ऑफिस में, ऊँघते हुए मनहूस चेहरे, इस चैलेंज के साथ कि आ करवा काम दम है, तो देखते हैं किसमें कितना है दम, आजा। एक चीज है कि हमारे देश में सरकार की मोनोपोली है बहुत सारी सर्विसेज में, मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट। जैसी मोनोपोली खत्म होती है ना, तब चीजें ठीक होने लगती हैं। जैसे अभी प्राइवेटाइजेशन थोड़ा सा रेलवे में हो रहा है, एक नियम बना दीजिए कि रेलवे जितना पैसा कमाएगी वेतन उसी में से मिलेगा, और यदि किसी महीने या साल में रेलवे ने कम कमाया तो वेतन उसी अनुपात में कम हो जाएगा। फिर काम ठीक से हो रहा है, फिर नहीं होगा, फिर तो रेलवे प्रॉफिट में आ जाएगी। और साथ में देखिए कि प्रॉफिट जितना होगा उसी अनुपात में वेतन बढ़ेगा। फिर देखिए रेलवे कैसे काम करेगी, जबरदस्त। कोई भी कंपनी सरकारी, उसके बाद काम देखिए कैसा होता है। बस इतना अगर आप कह देते हैं तो काम चल जाएगा, जिससे आप करप्शन के सारे कारण समझ जाएं।